दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। रियो में आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे क्रेजी पार्टी मैंने देखा है। रात के 1-2 बजे स्टार्ट होता है। मैं हॉस्टल के 2-3 लोगों के साथ उबर लेके गया, पहुंचा पार्टी में और भाई साहब बच्चे 17-16 साल के, सबके आंखें लाल पीले, अलग अलग हाथ में सुई लेके घूम रहे हैं, सबके हाथ में बड़ी बड़ी गन्स। क्यूबा एकमात्र देश है मेरे एक्सपीरियंस में जहाँ पे मेरे को बहुत 2-3 रात ऐसे हुए कि बिना खाए सोना पड़ा। जेब में पैसे है पर रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं है, गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है, तो उनके पास ना कपड़े है चप्पल है। लोग आते थे मेरे पास स्ट्रीट पे, बोल रहे थे कि भाई तेरा चप्पल दे दे या जूता दे दे। मैं पैसे देने के लिए राजी हूँ, डबल दे दूंगा, पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। कंट्रीज बता रहे थे जहाँ पे माइनर मदर्स बहुत ज्यादा हैं, लड़कियां बहुत जल्दी एज पे प्रेग्नेंट हो रही है। ये कौन सी कंट्रीज है भाई? फिलीपींस में मैंने पहली बार गया था, हॉस्टल में लड़की काम कर रही थी और साथ में एक बच्चा था एकदम गोदी टाइप। तो मैंने बोला बहन होगी ना? बहन का नाम क्या? बोला बहन नहीं मेरी बेटी है। तू तो 15 साल की है। बोला हाँ नॉर्मल है। बाप कौन है? बाप होगा कहीं डेनमार्क वगैरह यूरोप में कहीं पे है। देखो अरबिक देश में क्या है कि अरबिक तो आपको थोड़ा पता है कि स्ट्रिक्ट इस्लामिक देश है। मैं शॉक हो गया कि लोग दारू पी रहे हैं। उससे भी ज्यादा शॉक हो गया कि बीच पे ट्यूनिशियन लड़की बिकनी में घूम रही है। एक्चुअली ट्यूनिशिया में एक ऐसा टाइम था, अगर आप मॉस्क जा रहे हो और अगर आप 60 साल के ऊपर नहीं हो तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज हम वापस आ चुके हैं एक बेहतरीन ट्रैवलर के साथ, एक्सप्लोरर राजा। आप सब ने इनके चैनल को देखा ही होगा, कहीं इंस्टाग्राम पे कहीं यूट्यूब पे। भाई बहुत सारी कंट्रीज़ 127 कंट्रीज़ घूम चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन व्लॉग्स बनाते हैं। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, क्योंकि देखो हमें पर्सनली बहुत मज़ा आता है जब कोई ट्रैवलर आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। आप लोगों को बहुत अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में जानने को मिलता है आपको भी। तो हमारी कोशिश रहती है यार कि ऐसे बेहतरीन ट्रैवलर्स के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें। पर एक दिक्कत ये आती है कि इनका यार शेड्यूल, इनसे टाइमिंग मैच कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारे भाई हैं ये घूमते ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं राजा भाई का। स्वागत है भाई आपका। बहुत क्या मजा मौज आ रही है? एकदम डरे जिम करे पूरा कॉलेज में जियो आ गया, इंटरनेट फ्री है, यूट्यूब खोला तो आप लोग के स्किट्स देखे। बहुत आज अच्छा लग रहा है कि बैठ के बातें कर रहे हैं। अरे भाई, और लग नहीं रहा पहली बार मिले हैं। हाँ एकदम मौज चल रही है। तो अभी लास्ट कंट्री कौन सी घूम के आए भाई आप? अभी तो मैं फैमिली को यूरोप लेके गया था। अच्छा। और 7 साल से सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। जितना हेक्टिक सोलो ट्रैवलिंग है, फैमिली को लेके जाना 1000 टाइम्स ज़्यादा हेक्टिक है। मम्मी है, पापा है, भाई है, 3 बच्चों को लेके जाना मेरे लिए सबसे हार्ड पार्ट था। भाई क्या रहा सबसे चैलेंजिंग? मम्मी पापा को डांटना कि ये मत करो, कचरा मत फेंको, और फिर यहाँ इधर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, जैसे कि वो लोग हम लोग को डांटते थे बचपन में। और एक और चैलेंज था कि उनको, हम लोग स्मॉल टाउन से है तो पेमेंट भी मैं करता हूँ, खाना भी मैं चूज करता हूँ, ड्राइव भी मैं कर रहा हूँ, होटल भी मैं बुक कर रहा हूँ। तो टूर गाइड हो आप फैमिली के, पर डांट भी नहीं सकते। टूर गाइड हो तो फिर भी डांट सकते हैं। ये हेक्टिक था। तो कहाँ लेकर गए भाई? फैमिली फ्रेंडली जगह कौन सी लगी आपको यूरोप में? यूरोप में पेरिस में स्टार्ट किया। पेरिस से तो ऑप्शंस थे, क्या ट्रेन लेके जा सकते हो या फिर बस लेके जा सकते हो। बट आप सबको पता है यूरोप कितना महंगा है, आप लोग गए हुए तो और फैमिली ओल्ड है तो ट्रेन स्टेशन जाना मुश्किल है। तो बेस्ट है यूरोप में घूमना, कार रेंट कर लो। 10 दिन के लिए कार रेंट किया था, मस्त 35,000 में, और डोर टू डोर सर्विस मिल रहा है उनको। मैं तो चला रहा हूँ, पर गाड़ी लेके पेरिस से लेके स्विट्जरलैंड, इटली, वेनिस, मिलान, बहुत बढ़िया यार। चिंकी तेरे पीसा करके मोनाको घूम के वापस पहुँच गए। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस तो था। गाड़ी जब आप इंडिया में चलाते हो और यूरोप में चलाते हो तो डर नहीं लगता भाई, क्योंकि चालान वालान कटने का या टच हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए? क्योंकि हम पर्सनली इसीलिए नहीं लेते गाड़ी कभी, क्योंकि एक तो भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट करो वो अलग, और क्रेडिट कार्ड अलग, और फिर कुछ माइनर चालान वालान कैमरा में स्पॉट हो गए वो अलग। तो हम सोचते हैं भाई कैब ले लो, पर ये मत लो। तो आप बताओ जो लोग गाड़ी नहीं लेते उनके लिए। ऑनेस्टली बताओ, अगर मेरा भी सिर्फ 10-15 कंट्री हुआ होता तो मैं भी नहीं लेता। तो थोड़ा बहुत चला के कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। और बेस्ट है कि आप फुल इंश्योरेंस ले लो। तो फुल इंश्योरेंस लेने में क्या है कि आप चालान छोटे मोटे तो दे दोगे,
पर बड़ा धक्का होगा तो इंश्योरेंस कवर कर लेगा। मैं अभी एक दोस्त से बात कर रहा था कि भाई इंश्योरेंस लूँ कि ना लूँ। बोले भाई अगर तू इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो गाड़ी अफोर्ड मत कर। अच्छा। हाँ, पर आप थोड़ा चलाओगे ना, थोड़ा चलाओगे, आप देखोगे सब रूल्स मान रहे हैं, आप भी बाय डिफ़ॉल्ट रूल्स मान ही लोगे। और इंडिया में कैसा डर है कि अगर आप सही चला रहे हो कोई आके ठोक देगा, उधर वो वाला नहीं है। अगर आप गलती करोगे तभी ठुकेगा, कोई आके आपको ठोकने नहीं वाला। तो काफ़ी सही रहा अपना ट्रिप। भाई आप फैमिली के साथ मोनाको भी गए, तो वो कैसा लगा आपको, और आपने वहाँ पे क्या क्या किया फैमिली के साथ, क्योंकि वो कंट्री तो मोस्टली इट्स ऑल अबाउट कसिनोज और वो लग्जरियस लाइफ है, तो आपने क्या किया? भाई छोटा है मेरा 17 साल का, अच्छा। तो उसको देखने था बुगाटी, हाँ। और बस वही गए, फ़ोटो वोटो खिंचाए, आ गए। कैसीनोज में जाना पॉसिबल नहीं होगा कि भाई 17 साल का है, कैसीनोज के लिए मिनिमम 21 होना चाहिए। बट मोनाको आप जाओ एक बार के लिए, देखो आप कितने गरीब हो, अच्छा लगेगा। भाई बताओ ना आपने और क्या किया, क्या फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने यूरोप देखा पहली बार? पापा मेरे जो है उनको बिल्डिंग्स पसंद है, तो यूरोप में ऐसा है कि आप सारे छोटे छोटे बिल्डिंग्स है, क्लासिक है। और पापा है दुबई टाइप, बुर्ज खलीफा, तो उनको उतना मज़ा नहीं आया। मम्मी को मज़ा आया क्योंकि मूवीज़ देखते रहते थे, और स्विट्ज़रलैंड, इटली, यूरोप बहुत मज़ा आया। पर खाने की दिक्कत हुई क्योंकि अच्छा, खाने में क्या रहा? मतलब सारे ब्रेड है, और हम लोग को चावल वाले लोग हैं, चावल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इटली में काफ़ी सारे बांग्लादेशीस है, तो बांग्लादेशी रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, 5-6 यूरो में पेट भर के खाओ, तो उधर खाने का दिक्कत नहीं हुई। बट बाकी जगह रोड ट्रिप में और टॉयलेट करने का, कचरा करने का जो अपना आदत है उसको कंट्रोल करना बहुत हार्ड था, बट कर लिया। करना चाहिए भाई, करना चाहिए। तो आप जब ट्रैवल कर रहे थे तो आपने होटल्स प्रेफर किए, बीएनबीज प्रेफर किए? बीएनबीज, ताकि रात को एक टाइम का मील बना के खा ले, और काफ़ी सस्ता भी हुआ और पौष्टिक भी था वो। सही कह रहे हो, मनी मैनेजमेंट बढ़िया कर लिया आपने। मतलब ये नहीं करेंगे तो एक टाइम का अगर घर का खाना नहीं खाएंगे तो मुश्किल है फैमिली के लिए। सही कह रहे हो भाई आप 127 कंट्री घूम लिए, तो मुझे बताओ कि इंडिया के अलावा आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी है जहां आप कभी भी मुंह उठा के दोबारा जाना पसंद करोगे, या इंडिया से कभी मूव आउट करना पड़े तो आप वहां अपना घर इमेजिन कर सकते हो, रह सकते हो? कभी मूव आउट करना ही पड़े, क्योंकि लोगों का ड्रीम होता है बाहर मूव करना। पर मैंने देख लिया सारे कंट्रीज में फ्लॉज है, तो भाई अपने में ही रहो बस। बट अगर मूव आउट करना हुआ, फॉर मी थाईलैंड अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 2 घंटे की फ़्लाइट है, किसी को फैमिली में इमरजेंसी हुआ तो आ सकता है, बीचेस बढ़िया है, खाना बढ़िया है, लोग अच्छे हैं। बट अगर हम लोग वो सब छोड़ के ऐसे ही पर्सनल चॉइस पकड़े तो ब्राज़ील। ब्राज़ील मेरा अमेरिका में फेवरेट कंट्री ब्राज़ील है। बस पोर्चुगीज़ को सीखना पड़ेगा, और मज़ेदार देश है। डेंजर तो है, पर डेंजर के साथ मज़ा भी है, तो बैलेंस हो जाता है। मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अच्छा, ये मज़ा क्या है भाई, क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है आपको ब्राज़ील में? पहले तो लोग, मतलब मैं स्ट्रेट हूँ, बट वहाँ के लड़के लड़कियाँ सबको इतने हंसमुख, इतने खुश, एनर्जेटिक, स्किन शाइन करती है, बाल मस्त है। जैसे आप लोग मूवीज़ में दिखाते हैं यूएस वाले तो है सारे एकदम मोटे छोटे, ख़राब हालत है उनकी। पर ब्राज़ील में लग रहा है कि हर कोई मॉडल बन सकता है। तो आसपास इतने अच्छे देख के ना आपको भी एनर्जी आता है कि हाँ अपने आप को ग्रूम करो, एनर्जी में घूमो। सब कोई फ्रेंडली है और सब कोई एक्टिव है, मतलब कोई ऐसे बैठा नहीं है। फुटबॉल खेल रहा है, स्केटिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, साइकिल चला रहा है, ग्रीनरी बढ़िया है, और सबसे मेन चीज़ AQI, वेदर बहुत बढ़िया है वहाँ का। किसी भी मंथ जाओ, फ्रेश, अच्छा, और खाना भी बढ़िया, पार्टीज भी बढ़िया। आपको मिल गई ब्राज़ील में चावल? हाँ वो लोग खाते हैं। हाँ, उनका राजमा बहुत ही फेमस है, बट वो लोग राजमा पोर्क के साथ बनाते हैं, कहते हैं फशुआदा। और बहुत ही कम कंट्रीज है दुनिया में जहाँ पे प्रेशर कुकर मिलता है। इंडिया है अपने साउथ ईस्ट एशिया वाले देश है, और ब्राज़ील में भी ट्रेडिशनली प्रेशर कुकर था। तो मैंने जब बहुत ट्रैवल करने के बाद प्रेशर कुकर देखा, मेरे लोग को इंडियन छोड़ के गया है क्या? बोले नहीं, आप तो परदादा के टाइम से यूज़ करते हैं, हम लोग को राजमा पकाना होता है। तो ब्राज़ील में वो बढ़िया है। पर ब्राज़ील की भाई कौन सी सिटी, क्या कैपिटल सिटी ही अच्छी है या और आसपास एरियाज हैं? कैपिटल तो आप बता ही नहीं पाओगे। सौ पाउलो नहीं है उसका कैपिटल? आप ट्राई करो। रियो? नो आइडिया। ब्राज़ीलिया है। अच्छा। हाँ, एकदम सेंटर में। साओ पाउलो में सारी फ्लाइट्स जाती है, बट हर वक्त क्लाउडी रहता है, तो बहुत सैड है। अच्छा। आप साओ पाउलो छोड़ के या तो साउथ में आओ या फिर नॉर्थ में जाओ,
कोस्टल सिटीज़ बहुत ही बढ़िया है। और हर सिटी डेंजरस है? हाँ, क्या डेंजर है उधर, किस तरीके का? बेसिकली बिना उबर के कहीं मत जाओ। वहाँ भी किडनैपिंग का सीन है? नहीं, किडनैपिंग का सीन नहीं है, बस सामने आएंगे, चाकू दिखाएंगे, खाली कर निकल, और कोई आर्ग्यू नहीं करता है। मतलब क्योंकि वो लोग मार देंगे, मतलब जान से नहीं मारेंगे बट हिट कर देंगे, तो कोई आर्ग्यू नहीं करता है। अगर आप ब्राज़ीलियन हो, हाँ, आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो आप भूल जाओ, पर अगर आप टूरिस्ट हो, आपका फ़ोन चोरी हो गया है, 70% चांस है, 50-70% आपको फ़ोन मिल जाएगा अगर आप पुलिस के पास कंप्लेन करते हो, क्योंकि सबको पता है किसने कहाँ, कौन सा किसका एरिया है, कौन चुरा सकता है। तो टूरिस्ट का अगर चुराते हैं और टूरिस्ट अगर एफर्ट डाल के उसको रिकवर करने की कोशिश करता है, या तो फवेला के हेड के पास चले जाओ या तो पुलिस के पास चले जाओ, तो 60-70 चांस है कि आपको आपका फ़ोन, मेनली फ़ोन ही लेते हैं और तो कुछ लेने के लिए है ही नहीं। कैश वैश नहीं बोलते कि पैसे ऐसे निकालो? कैश तो कहाँ यूज़ होता है, मतलब कैश का ज़माना गया है। ब्राज़ील में एक चीज़ अच्छा है, नारियल जैसे अपना यूपीआई है, यूपीआई यूज़ करने के लिए फिर भी आपको फ़ोन चाहिए। ब्राज़ील में हर जगह कार्ड है, तो आप एक क्रेडिट कार्ड लेके निकल जाओ, फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है, टैप टैप करके पे करो और मज़े करो। मतलब नारियल वाला भी कार्ड मशीन लेके घूम रहा है। अच्छा। तो एक्चुअली मेरे को ये यूपीआई से ज़्यादा अच्छा लगा कि फ़ोन नहीं लेना पड़ रहा है, बस एक कार्ड रख दो। कार्ड भाई कंपैरेटिवली अनसेफ नहीं है? मैं आपका कार्ड लेके कहीं टैप कर लूँ, अगर खो गया आपका कार्ड तो ज़्यादा वो है ना? तो आप लिमिट सेट करके रखो कि गया तो 4000 ही गया, 3000 ही गया, और पिन नहीं, उधर ज़्यादातर पिन भी डालना पड़ता है। तो अच्छा। पर मेरे को एक्चुअली फ़ोन से ज़्यादा कार्ड सेफ लगता है ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ में। आप कितना टाइम देखते हैं भाई ब्राज़ील में? पहली बार तो गया था मैं 2 महीने के लिए सोच के, फिर कोविड लग गया, तो 2019 के फरवरी से लेके मई जून तक मैं ब्राज़ील में था। आपकी दोस्ती यारी बढ़िया बन गई वहाँ पे? अभी हैं वो फ्रेंड्स? फ्रेंड्स तो है। क्या हुआ था, मैं हॉस्टल में था और हॉस्टल में घुसा मैं, एक स्मॉल टाउन है उबातुबा, साओ पाउलो और ब्राज़ील रियो के बीच में, और लग गया कोविड, लॉकडाउन पूरी दुनिया में। और हॉस्टल का जो मालिक था बहुत ही बड़ा हरामी था। उसने बोला कोविड लग गया है, अब तुम मेरे चाकर हो, पैसे भी दो, हॉस्टल का काम भी करो, वरना लात मार के निकाल दूंगा। अरे तो थोड़ा क्रैक था, ऐसे ब्राज़ील में होते नहीं है ऐसे, वो थोड़ा कोकेन वोकेन करके थोड़ा उसका हालत ख़राब था। तो मैं, एक ऑस्ट्रेलियन बंदा और एक बेल्जियम की लड़की, तीनों मिलकर डिसाइड किया ये जुदा है, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। हम लोगों ने किया हाउस रेंट और बीच किनारे हाउस रेंट कर लिया सिर्फ 20,000 में, अच्छा। 3 जन का, और मस्त हम लोगों ने बीच लाइफ एंजॉय किया। नेक्स्ट के 3-4 महीने रोज़ उठते थे, वो लोग जाते थे सर्फिंग करने, मेरे को सर्फिंग का कोई शौक नहीं था क्योंकि अपने यहाँ पे है नहीं। 1 महीने बीत गए, फिर वो लोग बोले भाई राजा तू भी कर ले सर्फिंग, तो मैंने सर्फिंग भी सीख लिया इस चक्कर में। और मस्त लाइफ था। दोस्त फ़ोन करते थे भाई कोविड में फंसा है, क्या कर रहा है, मैं वीडियो कॉल करता था, भाई देख, और मैं बीच पे बियर लेके बैठा हूँ और मैं टर्न करता तब तक वो लोग काट देते क्योंकि वो लोग घर पे फंसे पड़े अपने फैमिली के साथ। तो काफ़ी सही सीन था। भाई ये कितना डिफिकल्ट है ये स्पोर्ट सर्फिंग? ये कितना टाइम लगा आपको सीखने में? ऑनेस्टली बताओ तो 2 हफ्ते भी नहीं लगे। अच्छा। प्रोफेशनल नहीं, बेसिक बेसिक आप सर्फ कर रहे हो दिन में। जनरली जो सर्फर्स होते हैं ना पानी में बैठे रहते हैं, ऑन एन एवरेज 20 मिनट में एक वेव पकड़ते हैं। अच्छा। उनको पकड़ना होता है उनका परफेक्ट वेव। जो सर्फर्स सुबह नहाते हैं ना, हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनल से, पूछते हैं भाई कितने पकड़ लिए, 3 पकड़ लिए, और बोलते हैं ना 3 पकड़ लिए तो खुश हो जाते हैं। और 3 ऐसे नहीं कि गए पकड़ लिए, पूरे 1-1.5 घंटे पानी में थे और 3 अच्छे वाले वेव्स पकड़ लिए। तो उन जो अच्छे चलते रहते। तो सर्फिंग बहुत ही पेशेंट का काम है। आप बैठे रहोगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरे शाम बैठे हैं, आपको अच्छा वेव ही नहीं मिला, अच्छा, तो आप बैठ के फिर तैर के आ गए वापस। हाँ, आपने कितने वेव्स पकड़े? दिन में 2 पकड़ लेता था तो मैं खुश हो जाता था। पर सर्फिंग में कैटेगरी है, जो छोटे वाले बोर्ड्स होते हैं वो प्रोफेशनल है, और जो लंबे वाले होते हैं आप देखोगे कुछ लोग खड़े होते हैं, उनके सर के डबल के साइज़ का होते हैं, वो उसे कहते हैं लॉन्ग बोर्ड। वो ईजी होता है, वो छोटे वेव्स में भी प्रेशर ले लेता है, और जो छोटे वाले होते हैं उनके लिए चाहिए बहुत ही फास्ट वेव। तो बेसिकली बंदा लॉन्ग बोर्ड से स्टार्ट करता है और उसमें इजी होता है, पकड़ लेते हैं। मेरा जो लास्ट डे था बहुत मस्त वेव पकड़ा, टर्न वन करके मज़ा आया।
पर डेंजरस भी है। वो जो पैर में लीश लगाते हैं, एक बार छूट गया कि वो फट जाता है स्ट्रेच में, तो आप बहुत सारे वेव्स के बीच में फंस जाते हो, और उसे कहते हैं वॉशिंग मशीन इफेक्ट। वेव आएगा, आपको नीचे डालता जाएगा, नीचे डालता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा डायरेक्शन ऊपर का है। तो डेंजरस तो है, बट इफ़ यू आर ए वेरी गुड स्विमर स्टार्ट कर सकते हो, मज़ा आए। और कहावत है, ओनली ए सर्फर नोज द फीलिंग। जब आप ऊपर रहते हो उसको भाई वो एक्सप्लेन नहीं कर देखकर सकते, इतना फैसिनेटिंग लगता है वो यार। और जब खड़े होते हो उसके ऊपर और ऑटोमेटिक मूव कर रहे हो, लग रहा है कि आप उड़ रहे हो, मज़ेदार चीज़ है। और भाई आपने फवेला पार्टी अटेंड करी? हमने बहुत चर्चे सुने हैं उसके, पर ऐसा भी कहते हैं कि फवेला बहुत ही डेंजरस एरिया होता है, वहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ गए तो बहुत ज़्यादा क्राइम हो सकता है। और एक हमारे यहाँ ट्रैवलर आया था, वो फॉरेनर था, वो बता रहा था कि भाई ब्राज़ील की फवेला पार्टी बहुत ही क्रेजी होती है। आपने करी अटेंड? फावेला बोले तो बस्ती। अभी आप कभी बस्ती गए हो इंडिया में? नहीं भाई। आप क्यों नहीं गए? मुझको समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप, कहाँ पे क्या? बस्ती। बस्ती? इस्लाम एरिया जैसे। भाई स्लम्स में बस नहीं गए भाई, मौका नहीं लगा कभी। बताओ क्यों? मतलब वही होता है ना कि डर लगता है, पर डर की चीज़ है नहीं। हमारे यहाँ लोग काम करने आते हैं वहाँ से, आप अपने घर के सारे सामान खुले रख दे तो उनके सामने, डरते तो नहीं हो। तो फावेला का मेन डेफिनेशन है बस्ती या फिर स्लम। ओके। तो बेसिकली क्या हुआ, ब्राज़ील में जो गरीब थे, हमारे यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, सरकारी ज़मीन पे बैठ जाते हैं और फिर सालों साल उनका वो घर बन जाता है। ब्राज़ील में क्या सीन था, क्योंकि पहाड़ों एरिया है तो पहाड़ कैप्चर कर लेते हैं वो लोग। ओके। तभी वो फवेला इतने सुंदर लगते हैं, क्योंकि वो ऐसे पहाड़ के एरिया में एंगुलर दिखता है। तो जैसे रियो या फिर ब्राज़ील का सबसे बड़ा फवेला है होसिना, आर से लिखते हैं, होसिना है, और उसका टूर चलते रहते हैं दिन में, और कई सारे एरियाज़ है टूर्स में। आपके टूर गाइड बोलते हैं फ़ोन दे दो हमको, कैमरा दे दो हमको, क्योंकि उनको अगर पता चले कि आपके पास कैमरा है, तब भी पकड़ के आपको क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, झमेला कर सकते हैं। और ये बेसिकली ड्रग्स का धंधा चलता है उधर सारे ऑलमोस्ट 70% फावेलास में। तो उसको ताकि आप एक्सपोज ना करो, उसलिए कैमरास ले लेते हैं। बाकी अगर आप जा रहे हो फावेला में एज ए नॉर्मल टूरिस्ट, कोई पंगा नहीं है। अगर आप जर्नलिस्ट हो, यूट्यूबर हो, और अगर आप कोई पुलिस कनेक्शन है, तो ख़राब हो सकता है। बट वहाँ पे जो फाइट्स होते हैं ना, गैंग्स के बीच में होते हैं, तो नॉर्मल लोगों का टूरिस्ट लोग को परेशान नहीं करते इतना। नहीं, वो तो बताया है टूरिस्ट आओ, हमारा कल्चर, हमारा बस्ती, हमारा स्लम देख के जाओ। पर पार्टीज होती है वहाँ पे भी रात को। और रियो में आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे क्रेजी पार्टी मैंने देखा है। हर सैटरडे होता है, कहते हैं बाइले फंक, और रात के 1-2 बजे स्टार्ट होता है, सुबह 5 बजे तक चलता है। वैसे जो फवेलास होती है ना, वो शहर से काफ़ी दूर नहीं होती है। इंडिया में भी वैसा ही है, स्लम्स एयरपोर्ट के पास कहीं यहाँ कहीं वहाँ हो जाती है। तो इनफैक्ट ब्राज़ील में तो ज़्यादातर फवेलास में मेट्रो, मतलब उन फवेला के नाम पे मेट्रो स्टेशन भी है, लोग मेट्रो से उतर के फवेला चले जाते हैं। तो रात को मैं हॉस्टल के 2-3 लोगों के साथ उबर लेके गया, पहुंचा पार्टी में, और भाई साहब बच्चे 17-16 के साल के, सबके आंखें लाल पीले, अलग अलग हाथ में सुई लेके घूम रहे हैं। हम लोग जो विसर्जन में स्पीकर बजाते हैं ना, 10x, और नैरो गलियाँ है अपने, पूरा म्यूज़िक चला है ज़ोर से, सब दारू पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पर सबके हाथ में है बड़ी बड़ी गन्स। मतलब शॉटगन से लेके ग्रेनेड से लेके बजूका भी मैंने देखा है। मैंने पूछा भाई बजूका क्या क्या कर रहे हो? सही बात है। हाँ भाई, पुलिस वहाँ पे ना, अमेरिकाज में हेलीकॉप्टर पुलिस बहुत कॉमन चीज़ है। पुलिस आके रेड मारेंगे, पुलिस को उड़ा देंगे, तो बजूका रेडी है। और बच्चे हाथ में ले बजूला के डांस कर रहे हैं। वहाँ डर नहीं लगा भाई किसी से गलती से फायर हो जाए? पार्टी चल रही है, कोई मजे मजे में हो? नहीं, मजे में फायर नहीं करते हैं, क्योंकि मजे में फायर करेंगे तो केओस हो जाएगा, तो वैसे होता नहीं है। बट डर इसी बात का है, किसी ने अगर मेरे को देख लिया फ़ोटो लेते हुए, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता। मतलब फ़ोटो वीडियो इतना लेना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि बिल्कुल ही नहीं है अलाउड भाई? एकदम ही नहीं है। अच्छा। हम लोग जितने जन गए और मेरे जितने दोस्त गए, किसी के पास वहाँ का फ़ोटो नहीं है। कैसा है, मान लो हम तीनों खड़े ऐसे खुद का सेल्फी ले लिया, चीज़ का एक फ़ोटो वीडियो इंटरनेट पे है ही नहीं, होगा भी तो बहुत ब्लर्ड कुछ। आप सर्च करोगे होसिना बाइले फंक,
आपको अच्छा कुछ क्वालिटी मिलेगा ही नहीं, बहुत ही डेंजरस है क्योंकि है ही इतना स्ट्रिक्ट एरिया। और वैसे सेफ है, लड़कियों के लिए थोड़ा अनसेफ कहते हैं कभी कभी, कहते हैं कि कोई गैंगस्टर अगर किसी लड़की को पसंद कर लिया वहाँ पे, इवन इफ दे आर टूरिस्ट, तो लड़की को गैंगस्टर्स के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। बट मैं तो अच्छे से मज़े करके आ गया। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन में कहीं भी घूमना फिरना सेफ है सब? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ है, स्ट्रीट सेफ है, आप Street वॉकिंग safe है। निकल सकते हो? दिन में सेफ है, बस सनसेट के बाद आप ऊबर प्रेफर करो। मेट्रो तक ठीक है, पर मेट्रो स्टेशन से ऊबर बुला लो या फिर बाइक टैक्सी बुला लो और चले जाओ। कैजुअली वॉक करोगे अगर ब्राज़ील में तो हाई चांसेस है कि आप लुट जाओगे। मेरे साथ हुआ नहीं है, बट मेरे काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ है कि मैं पार्टी छोड़ा और आधे घंटे बाद उन्होंने छोड़ा और वो लुट गए। और बहुत सारे सेफ एरियाज़ हैं, डजेंट मैटर, सब सेम है। एक्चुअली मेरे को गरीब एरिया में ज़्यादा सेफ लगा क्योंकि वो लोग किसी को देख के उतना पोटेंशियली सोचते नहीं कि इसके पास पैसा है, पर अमीर एरिया में लोगों को पता है कि इनके पास पैसा है तो लूटने के चांसेस ज़्यादा है। सारे हाउसेस में फेस आईडी है, आज से नहीं 7 साल पहले मैं गया था तब से फेस आईडी है कि फेस दिखता है तभी गेट खुलता है, वरना नहीं खुलता है। अच्छा रिच एरियाज में। अच्छा। बाकी खाना बढ़िया है, वर्थ इट है भाई, रिस्क के साथ फन वर्थ इट है। बट इंडिया से आप एक बार में नहीं पहुंच सकते ना, मतलब बहुत ही दूर है। बहुत ही आप दूर है। उस तरफ हो कहीं यूएस से पास पड़ता है ब्राजील? एक्चुअली नहीं पड़ता है, अफ्रीका से पास पड़ता है। हाँ, बहुत ही बड़ा है ब्राज़ील, बहुत ही बड़ा है। ब्राज़ील में अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी आ जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर भी आ जाता है। काफ़ी वेदर, मतलब ब्राज़ील में एक टाइम पे समर चल रहा है और दूसरे पार्ट में विंटर चल रहा है। नॉर्दर्न ब्राज़ील क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, वहाँ पे जब समर होता है सदर्न में विंटर होता है, तो काफ़ी बड़ा देश है। रशिया ऐसे बड़ा देश है बट चौड़ा है, ये लंबा है, तो अलग अलग वेदर्स मिलते रहते हैं यहाँ पे। और आप अमेज़न के जंगलों में जहाँ थे, वो ब्राज़ील के ही जंगल थे अमेज़न वाले या फिर वो? नहीं, अमेज़न तो 5-6 कंट्रीज में डिवाइडेड है और उसमें जो अमेज़न नदी है, लोग कहते हैं दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नाइल कहते हैं, अमेज़न कहते हैं, बट देखा जाए तो अमेज़न ज़्यादा लंबा है क्योंकि उसका शाखा बहुत ज़्यादा है। तो बोट चलती है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट ही है बोट्स। बोट में ऐसा नहीं कि 1 घंटे का बोट, दिन दिन के बोट चलते हैं, लोग हैमक लगाते हैं और सोते रहते हैं। अच्छा। और जो ड्राइवर या फिर क्या पायलट, कैप्टन कहूँ, ज़ोर से गाना बजाता रहता है 24/7, क्योंकि गाना, मेरे को लगता था भाई रात हो गई है, गाना क्यों बजा रहे, सोने दे। गाना इज़ द वे टू लेट द पीपल नो कि बोट आ रहा है। जैसे अपने आइसक्रीम वाला गाने बजाते हैं तो लोग रात को ना टॉर्च मारते हैं बोट को, क्योंकि अमेज़न नदी के चारों ओर छोटे छोटे, क्या कहे उसको, गांव भी नहीं कह सकते, गांव से छोटा सेटलमेंट्स है, तो उनको अगर कहीं जाना होता है तो बड़े बड़े बोट्स को टॉर्च मारते हैं, बोट किनारे लगाते हैं, लोग लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, तभी 24/7 ज़ोर ज़ोर से गाना बजता रहता है। अच्छा। और मैंने किया था, एक ट्राई बॉर्डर सिटी आता है कोलंबिया, पेरू और ब्राज़ील, लेटिसिया के नाम से, तो वहाँ से बोट चलती है ब्राज़ील के बड़े सिटी मनावास के लिए 5 दिन की, और पेरू के सिटी इक्विटोस के लिए। तो मैंने वो किया था 2 दिन का, और काफ़ी क्रेजी एक्सपीरियंस था। वैसे तो ब्राज़ील वाले साइड ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा डेंजरस है, पर पेरू वाला साइड ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पेरू इक्वेडोर वाले, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था ये चीज़। बोट लिया मैंने, बहुत सस्ता बोट था, 2000 रुपये का, और आपको हैमक खुद का खरीदना पड़ेगा, वो 500-600 रुपये मिल जाते हैं। मैंने हैमक लगाया, तो आपको जैसे बताया बोट चलती रहती है, कभी कभी रैंडम किनारे में रुक जाती है, लोडिंग अनलोडिंग चलता रहता है। रात को मेरे पास कैप्टन आता है, दे भाई $50 दे। मैंने बोला क्या चीज़ के, तेरे पास तो पासपोर्ट नहीं होगा ना? बोला मेरे पास पासपोर्ट है। तू इंडिया से है ना? मैंने बोला हाँ। तू डंकी वाला नहीं है? मैंने बोला नहीं, मेरे पास तो वीज़ा है। पक्का दिखा एक बार। देख भाई, पुलिस आके फिर मैं मदद नहीं कर सकता, अभी दे दे, मैं तेरे को अंदर छुपा देता हूँ। मैंने बोला भाग। पुलिस आया, चेक किया, और एक्चुअली कुछ नॉन इंडियंस थे दूसरे कंट्रीज से जो छुपे थे, फिर बाहर आ गए।
तो काफ़ी डंकी रूट है वो। अच्छा। चलो इसका तो मेरे को थोड़ा आइडिया था। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, एक रैंडम गांव पे, जो रैंडम गांव पे बस ये बोट रुकती है कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा, मेरे को कभी कैप्टन बाहर जाने नहीं दिया। पहले लगता था कि खो जाएगा तो इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, मिसिंग हो जाएगा, तो इसलिए मना कर रहा है। वैसा मना करता था। तो मेरे को लगा कि हो सकता है। एक जगह पे 2 घंटे से रुका था, लोडिंग चल रही थी, मैं गया, उसने ना सायरन बजा दिया, टैन। सायरन का मतलब अभी बोट छूटने वाला है। मैं वापस गया, छूटेगा नहीं, बस तेरे को बुलाने के लिए किया था। क्या अजीब है। फिर ना मैं बोर हो गया, मैंने क्या किया, अपना ड्रोन निकाला, ड्रोन लेके, क्योंकि अभी बोट स्टैग्नेंट है तो शॉट्स ले सकते हैं। जब मैंने ड्रोन उड़ाना शुरू किया, बोट के सारे लोग मेरे को घूरने लगे, कैप्टन से लेके हर कोई। और मेरे को लगा, पता है शायद गांव वाले कभी ड्रोन नहीं देखे होंगे जैसे अपने यहाँ पे करते हैं बच्चे। मैं मस्त मज़े में ड्रोन उड़ा के वापस आया। फिर एक लड़की आई मेरे पास, आके बोलती है कि व्हाट यू डू, क्या करते हो, ड्रोन क्यों उड़ा रहे हो। मैंने बोला यूट्यूबर हूँ, इंस्टाग्रामर हूँ, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, दिखाओ यकीन नहीं हो रहा है। तो सारी बातें स्पेनिश में चल रही थी, तो मैंने दिखाया। फिर वो जाके सबको बोलता अरे ये यूट्यूबर है। फिर सब शांत हो गए, रिलैक्स हो गए, नॉर्मल हो गया। फिर मेरे को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। फिर बोट चालू हुआ, सनसेट का टाइम था, वो लड़की बैठी हुई थी, मैं उसके पास गया, हाय हेलो बातचीत करने। फिर मैंने पूछा यार सब डर क्यों रहे थे मेरे से, और यूट्यूबर सुन के सब चिल्ड हो गए। अरे कुछ नहीं, हम लोग को लगा कि तुम यूएस के या फिर इंटरपोल के ड्रग डिपार्टमेंट से हो। अरे यार। बोला हाँ, फिर क्या हुआ, मैं होता तो क्या होता। नहीं ऐसा बहुत कॉमन है कि ड्रोन शॉट्स आते हैं, फिर आएगा अपना हेलीकॉप्टर, सारा एरिया जला देगा। मैंने बोला क्यों जलाओगे, अरे ये सारा एरिया कोकेन फार्म है ना। मैंने बोला हैं कोकेन फार्म था। मैंने तो लगा तभी वो क्या कहते हैं कैप्टन मेरे को बाहर जाने से जाने मना कर रहा था। कोकेन फार्म है। फिर मैंने बोला तुमको कैसे पता, अरे मैं ही तो 20 किलो लेके जा रहा हूँ अभी। गलत जगह बैठ गया। गलत जगह बैठ गया। फिर बोला अच्छा ये जलने वाला ये कोकेन किसका है, ये मेरे चाचा का है, पापा का तो वो हेलीकॉप्टर आके आग लगा के मार दिए। हाँ मतलब नॉर्मल चीज़ है कि कोई आएगा ड्रोन शॉट लेके फुटेज भेजेगा, हेलीकॉप्टर आके पूरा जो उनका फार्म है जला देगा, क्योंकि एंटी ड्रग जो है उनके लिए रूटीन हो रखा है ये नॉर्मल। हाँ। बट फिर लड़की कैजुअली बात करने लगी, तुम बहुत अच्छे हो, फ्लर्ट करने लगी मेरे साथ। बोले आओ कभी, पहले पता होता तुम यूट्यूबर तो तुमको फार्म घुमा देता, मेरे चाचा का फार्म है मतलब मेरा ही फार्म है। लड़की पीछे पड़ गई पूरी। फिर मैं नेक्स्ट स्टॉप, मेरे को तो कुछ नहीं लेना देना, मैं तो भाग के हमक में चला गया अपने, वो मेरे हमक में आके बैठ गई, चलो तुमको फार्म घुमाते, अच्छा ब्लॉग बनेगा। मैं जैसे तैसे उसको बोला कि देख बहन मेरा फ्लाइट है कल, मेरे को जाना है। और फिर मैंने बहन भी बोल दिया तो वो फिर डीमोटिवेट होके चली गई, बेचारी उदास हो गई। हाँ बट मेरे को नहीं चाहिए ये ड्रग डीलिंग का कनेक्शन, सही बात है। ड्रग का जमाई नहीं बनना मेरे को। बट काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, पता ही नहीं था कि पूरा एरिया ड्रग फार्मिंग चलता है पूरे अमेजोन के आसपास। और आप फिर अंदर जंगलों में रहे थे? रहा था मैं उस बोट ट्रिप में नहीं, वो जो ट्राइबॉर्डर एरिया है वहाँ पे रुका था। कीड़े वीड़े भी खाए। कीड़े? हाँ तो मेरे को ऐसा है कि रॉ ही खा लेते थे या वो लोग रॉ खाते थे, मेरे से तो हुआ नहीं, वो मैंने रोस्ट करके खाया। वो लोग तो रॉ क्या करते हैं, सर फोड़ते हैं पहले, सर फोड़ने से पूरा कीड़ा मर जाता है इंस्टेंट, फिर पूरा स्वॉलो कर लेते थे, फिर सर को भी खाते थे ऐसे क्रंची, मतलब उसका जो ब्रेन होता है बोलते बहुत क्रंची है, सूरी कहते हैं उनके लैंग्वेज में। अमेजोन में तो सब खाते हैं। पिराना जो फिश है वो भी खाते हैं। मैंने पिराना फिशिंग करने गया था, कुछ मिला नहीं, पर वो जो अपना उसको क्या कहते हैं यार बंगाल हिंदी में जो बोट चलाते हैं, चप्पू नहीं जो चलाता है उसको क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बोट वाला कहते हैं। बोट वाला। तो जो अपना बोट वाला था उसने अपना स्टॉक से मेरे को पिराना खिलाया। ये क्या होता है भाई, ये कैसे, ये क्या चीज़ है? पिराना आपने एक मूवीज देखा होगा, पिराना का मूवी आया था बहुत फेमस हॉलीवुड। नहीं पिराना, पिराना वाली तो पिराना फाइंडिंग भाई नीमो हम में क्या है? वेजिटेरियन है ना, हमें पता नहीं है कौन सी पिराना। फाइंडिंग नीमो तो अलग थी। ये पिराना में क्या है ना, यू डोंट ईट पिराना, पिराना ईट्स यू। अच्छा। तो एक फिश होता है, बहुत लंबे लंबे दांत होते हैं,
और वो मांस खाते हैं। ये वाली? हाँ बट ये तो अभी दिखने में क्यूट लग रही है ना, पर दांत इनके बहुत ही ज्यादा शार्प है। और पिराना मूवी सर्च करोगे तो उनको बहुत ही ज्यादा वाइल्ड दिखाया। हाँ अच्छा, ये खाया आपने? हाँ ये खाया है। तो ऐसा मूवीज के वजह से लोगों को पता है कि पिराना बहुत डेंजरस होते हैं, और पूरे अमेजोन में पिरानास भरे पड़े हैं। तो मैं जब जा रहा था अमेजोन में, देखे बच्चे स्विम कर रहे हैं, मैंने बोला पिराना खा लेगा तेरे को? फिर लोकल्स ने बताया कि पिराना इंसानों को नहीं खाते हैं, पिराना दूसरे मछलियों को खाते हैं, हम लोग पिराना को खाते हैं। हाँ बट वो ट्राइबल्स थे या वो क्या थे? वो हंट करके खाते हैं या वो कैसे लोग हैं? अमेजोन के लोग हैं, पहले ट्राइबल थे, अभी इंटरनेट आ गया है, एनजीओज आ गए, तो वो फील नहीं आया मैं कि मेरे को कि मैं ट्राइबल लोग। कि आप बहुत रिमोट जगह लुक्स चले में गए। है। मैं अभी गया था एक बर्थडे पार्टी में गया था, सब क्या कहते हैं दारू पी रहे थे लोकल, कुछ नारियल से बना के मेरे को पिला रहे थे, बहुत ही गाढ़ा था। कल्चर वाइज है, पर देख के आपको लगेगा ही नहीं कि वैसे हम लोग इमेजिन किया ना ट्राइबल वर्क पत्ते वत्ते पहन के रहते हैं। हाँ, हाँ। नहीं वैसा कुछ नहीं है, पत्ते पहनेंगे, अगर आप पैसे दोगे तो पत्ते पहन के आएंगे। अच्छा, हाँ मतलब पूरा अगर आप वो बना वीडियो रखा है। निकालो। पूरा सर्कस बना हाँ रखा पूरा है। सर्कस बना भाई रखा वो है। दारू कैसी रही? क्या वो कच्चे जो आपने उससे वो पी थी? बहुत ही नारियल वाली? बहुत ही मतलब ग्रेवी टाइप थी, ग्रेवी? मतलब बहुत ही गाढ़ी- ठीक था, गाढ़ी थी। हाँ। और पिया, नशा? याद नहीं फिर उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, हाँ बट मेरे को पता था कि मैं बेड पे ही सोया था। इतना पता है। भाई आपने जो कीड़े मकोड़े खाए वो आपने ऐसी मतलब एक्सपीरियंस के लिए खाए थे, या फिर वहाँ पे बाकी में फूड की बहुत कमी थी तो आपको वो खाना पड़ा? एक्सपीरियंस के लिए, कमी तो नहीं थी। अच्छा। एक्सपीरियंस के लिए, मतलब वेजिटेरियंस के लिए सर्वाइव करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फल वुल बहुत है। अच्छा। फल, हाँ फल खा के रह लो, बट एक्सपीरियंस तो करना है। मेरा मतलब मेरा है कि बीफ छोड़ के कुछ भी ट्राई करूंगा मैं, सब कुछ। तो वो हो गया आपको डाइजेस्ट बढ़िया से? हाँ मतलब ये 5 होती है, 100 रुपये की 5, मैंने देर खाए, और मैं जब तक खा नहीं पा रहा था सामने वाला बोलता तू नहीं खा पा रहा है ना दे दे, मतलब जो लोकल था, तो मैंने दे दिया, लोकल खा लिया, मतलब लोकल की ट्रीट हो गई। ट्रीट हो गई, क्योंकि 5 खाते हैं ना, 5 कीड़े, तो उनका लंच हो जाता है, इतना प्रोटीन होता है। अच्छा। हाँ छोटे छोटे तो है। और क्रोकोडाइल मीट तो चलो आप थाईलैंड में कॉमन है, उधर भी बहुत कॉमन है। तो अमेजोन में जो रहते हैं, अमेजोन को शिकार करके खा के जिंदा रहते हैं। अच्छा, जानवरों का शिकार कर। हाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था, सिर्फ 2G चल रहा था मेरे टाइम। और वहाँ सोने वोने का क्या हिसाब था? टेंट वगैरह थे, क्या था? होटल्स बन चुके थे, तो मैं तो होटल्स में रह रहा था। बाकी भाई वहाँ के जो एक्चुअल ट्राइब होगी वो तो सामने ही नहीं आता होगा, जो एकदम एक्चुअल रिमोट में ट्राइब रहते को आप होंगे, एक्सेस नहीं कर सकते। है ना? मेरी एक फ्रेंड है फॉरेन की, तो उसको करना था, तो फिर मैंने कांटेक्ट किया, भाई तूने कैसे किया? उसने कर लिया था। तो बेसिकली आपको 2-3 लाख रुपए देके हेलीकॉप्टर बुक करना पड़ेगा, चार्टर्ड, अपना प्राइवेट। वो आपको हेलीकॉप्टर में लेके जाएगी रैंडम किसी प्योर जंगल के बीच में, क्योंकि जो जंगल आप जा सकते हैं वो अमेज़न नदी के आजू बाजू में है। एकदम एडजेसेंट है उसके। हाँ, और अमेज़न नदी बहुत ही चौड़ा है, तो खुला खुला लगता है आपको। पर असली डीप जंगल में तो आपको ऐसे भी एरियाज है कि आपको सनलाइट नहीं दिखेगा। और वहाँ पे एक्सेस करने के लिए वहाँ पे नदी नहीं है, छोटी छोटी शाखा है बट नदी नहीं है, हेलीकॉप्टर चार्टर से जाना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको मिलेंगे पत्ते वाले लोग, और लिटरली घास फूस पे सोने वाले लोग। मेरे कुछ जान पहचान लोगों ने किया था, मैंने भी इंक्वायरी की, बट हाई बजट में था बहुत, तो मेरे लिए तो अफोर्ड करना मुश्किल था। बट 3-4 लाख रुपए दो, असली वाला एक्सपीरियंस करो। ज़ीरो नेटवर्क, वहाँ पे उनको क्या देते हैं, एक रेडियो फ़ोन टाइप देते हैं कि आपको जब वापस जाना हो तो आप बुला लेना, तो 24 घंटे में हेलीकॉप्टर आके आपको वापस ले जाएगा। और वहाँ कुछ भी हुआ आपको तो उनकी जिम्मेदारी ऐसे हंट वंट कर दे, किसी इंसान को मार वार दे? नहीं, इंसान को तो नहीं मारेंगे, वो वैसे ट्राइब नहीं है, पर एनाकोंडा टाइप्स कुछ अगर हो गया तो आप वेवर फॉर्म साइन करके जाओगे। हाँ भाई, आप अफ्रीका भी गए हो, आप साउथ अमेरिका भी गए हो, तो दोनों में से बेटर कौन सा लगा आपको? साउथ अमेरिका एनी डे, एनी डे। अफ्रीका में ना एज ए ट्रैवलर अगर बोलूँ तो जो ट्रैवल बेसिक लाइफस्टाइल की जो नीड होती है नहीं है, बहुत जगह नहीं है। रोड्स ख़राब है, लोग फ्रेंडली तो है पर लोग दोस्ती नहीं करना चाहते, लोग बस पैसा चाहते हैं। पैसा चाहते हैं, मतलब हेल्प चाहते हैं। उनको मिलकर लगता है कि हर कोई नीडी है। लैटिन अमेरिका में क्या है, वो भी नीडी तो हर जगह लोग हैं,
पर वो गवर्नमेंट को गाली देते हैं और गाली देके दारू पी के मस्त आपके साथ पार्टी कर लेंगे। पर अफ्रीका वाले बोलते हैं कि यार मदद कर दे। तो जो ऐसे हम लोग करते हैं ना काउच सर्फिंग वगैरह टाइप, तो अफ्रीका में करते हैं ना, तो हम लोग को डर लगता है कब पैसे मांग ले, और पैसे भी ऐसे नहीं मांगेंगे। एक टाइम था, मैं घर पे बैठा था, काम कर रहा था, बिजली चली गई। मैंने बोला भाई बिजली यहाँ पे कॉमन जाती है? नहीं बिजली नहीं कॉमन नहीं जाती, मैंने बिल नहीं दिया तो बिजली काट दिया उन्होंने। फिर मैंने बोला भाई कितना बिल हुआ है बता, मैं दे देता हूँ मेरे को गर्मी लग रही है। तो मैंने 6,000 का बिल दे दिया, और शायद वो भी 2 दिन बाद दे ही देता, पर मौके में चौका मार हो लो। सकता है उसने बुलाया ही आपको इसलिए हो कि चल बिजली का बिल दिलवाता हूँ इससे। हाँ ऐसा मतलब अफ्रीका में है। पर फिर कभी कभी लगता है चलो दे ही दे, क्या ही मतलब, भगवान ने दिया हम लोग को थोड़ा तो मदद कर ही सकते हैं। करेक्ट, सही बात है। क्योंकि दूसरे डेवलप कंट्री से तो हम लोग को हेल्प मिलता है, तो थोड़ा बैलेंस करना सही है। बट एज ए ट्रैवल करने के लिए 2-3 टूरिस्टिक कंट्री जाओ ठीक है, पर अगर सच में एंजॉय करना है तो लैटिन अमेरिका जाओ। तो भाई जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, पेरू हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, यहाँ पे कॉमन फैक्टर यही है कि ये बस डेंजरस है या कुछ कंट्रीज ऐसी है जो सेफ भी है? जैसे कोलंबिया के लिए भी सुना है हाई क्राइम रेट है, और जो कंट्रीज है उधर वो भाई भी सुना हाई है। क्राइम रेट है, बट आई थिंक कॉमन फैक्टर फन है। लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है। कभी भी मेरे को साउथ अमेरिका में कोई इंडियन बोल के डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है, जो मेरे को ज़्यादा एक्साइट करते हैं कि जाए साउथ अमेरिका, बार बार जाए। क्योंकि वहाँ पे ना लोग इंडियन वर्किंग क्लास नहीं है, डंकी वाले वहाँ पे जाते हुए तो पास कर जाते हैं। तो फिर इंडियंस के लिए ना अलग वो है, एक्साइटमेंट है, अनटिल 2024 फिर सब बदल गया भाई। अभी मैं गया था, हालत ख़राब है अपने। कैसे? फूड ब्लॉगिंग, ओह फूड ब्लॉगिंग टिकटॉक ने इंडियन का इमेज इतना ख़राब किया है। मैं वेनेजुएला में था, मैं ब्राज़ील से वेनेजुएला जा रहा था, और क्या हुआ, मैं बस में बैठा और चुपचाप एक सीट लेके बैठ गया। रात की बस थी, मेरे को दिखाना नहीं था कि मैं इंडियन हूँ। तो वेनेजुएला का ऐसे ही खौफ बना था, डेंजरस कंट्री, सबसे डेंजरस कंट्री है। तो फिर पुलिस वाला आया चेक पोस्ट में, पुलिस वाला के पासपोर्ट चेक करता है। तो पासपोर्ट चेक करने के बाद पता चलता है, तब तो अभी क्या ही छुपाना, अब तो पता चल ही जाएगा। पर मेरे को लगा पुलिस वाला भी चुपचाप चेक करके रख देगा। इंडियन, अरे तुम वही कंट्री से हो ना जहाँ पे गंदे खाने खाते हैं? और मेरे को आ गया गुस्सा, बोला क्या बोल रहा है, दुनिया में सब बातें स्पेनिश में हो रही थी, मतलब दुनिया का बेस्ट खाना अपने पास है, तू क्या बोल रहा है? फिर बस में सब हंसने लगे, बेस्ट खाना, कचरे खाते हो तुम लोग। फिर वो पुलिस ऑफिसर बॉर्डर एरिया में काम छोड़ के फ़ोन निकालता है, रुक तेरे को दिखाता हूँ। पहले निकाला अपना वो कोलकाता का जो फेमस कचौड़ी वाला है, उसका निकाला। बोले ये खाते हैं? मैंने हाँ खाते हैं। क्या है वो? तो सब्जी है। सबको दिखाया, फिर मैंने ना कॉन्फिडेंटली डिफेंड किया, तो सब थोड़ा चुप हो गए। फिर उसने निकाला उसका जो अपने आर्मपिट से बनाते हैं वो पूरी, फिर मैं चुप हो गया। बोला देखो गाइस, बस में बोल रहा है, पुलिस वाला बोल रहा है, दुनिया का बेस्ट खाना ऐसा दिखता है। फिर मैं मुंह छुपा के बैठ गया। अभी क्या कर सकते हैं, मतलब ये फूड ब्लॉगर्स ना, जो जिस कंट्री में अपनी इमेज अच्छी थी बिफोर कोविड, वहाँ पे भी हम लोगों को कचरा खाने वाला बना दिया है। भाई वैसे वही है कि ये जो नेगेटिविटी है, कुछ गंदे वीडियो होते हैं ना, ये ज़्यादा सर्कुलेट हो जाते हैं, और सिर्फ हमारे नहीं और देशों के भी होते ही हैं नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सर्कुलेट। अभी लेटली अपने कुछ ज़्यादा हो गए भाई, अपने यहाँ पे जो फॉरेन वो आते हैं ब्लॉगर्स, वो भी तो कूड़े का पहाड़ और गंदगी दिखा के चले जाते हैं सारे। और उनके वजह से ही तो अपना जो पहले जाते थे लैटिन अमेरिका में, अच्छा आप योगा आता है, पहला क्वेश्चन अभी आता है वैसे कब खाने खाते हो? तो थोड़ा डायनेमिक ना टिकटॉक की वजह से चेंज हो गया है। सही कह रहे हो। हाँ भाई वो क्या सर, आप अर्जेंटीना गए थे उधर आप? हाँ अर्जेंटीना गया था, मेरा पहला कंट्री था साउथ अमेरिका में 2019 में। काफ़ी अलग लगा वहाँ पे। पहली बात तो स्पेनिश आता नहीं था, और यूरोप में भी मैंने घूमा है, जर्मन कंट्री में तो इंग्लिश से काम चल जाता था। पर साउथ अमेरिका में जाके देखा नहीं, आपको काम नहीं बनेगा। ऐसे लाइक हम
इंडिया आ गए बिना हिंदी या इंग्लिश सीखे, तो फिर सीखना पड़ा। एक हफ्ते से कोशिश कर रहा था पर बात नहीं बनी, हो नहीं रहा है। मैंने बुक लिया एक छोटा सा, पर मैं ना हॉस्टल वगैरह में जो टूरिस्ट है उनके साथ हैंग आउट कर रहा हूँ। फिर एक दिन शाम को क्या हुआ, एक लड़की हॉस्टल में बैठी थी, बहुत सुंदर थी, तो मैंने ऐसे बात किया, और वो कुछ एग्ज़ाम देने आई थी सिटी में, और मेरे को बोलती है, मैं थक गया, मैंने बोला चल वॉक पे चलते हैं, जितना भी टूटा फूटा इंग्लिश स्पेनिश में, उसको सिर्फ इंग्लिश में आता था यस एंड नो। अच्छा। तो हम लोग वॉक पे गए, रात को वॉक किए आधा घंटा 20 मिनट, और वॉक के दौरान मैंने गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके जितना बोलना था बोल दिया। फिर वापस आए, बाय बाय बोल दिया। नेक्स्ट दिन सुबह जब मैं उठा, मैंने नॉर्मल कन्वर्सेशन में रियलाइज़ किया कि मेरे को तो ये वर्ड्स आते हैं। तब पता चला अगर सीखना है उनसे हैंग आउट करो जिनको अंग्रेज़ी एकदम नहीं आता है, और जो दिखने में अच्छे हो तो मोटिवेशन मिलता है कि इनको इम्प्रेस करना है तो सीख लो। तब मैं डेट पे जाने लगा बहुत सारी अर्जेंटीन लड़कियों के साथ, और मेरा क्राइटेरिया ये था कि अंग्रेज़ी इनको नहीं आनी चाहिए। जनरली टूरिस्ट जाते हैं तो प्रेफर करते हैं किसको अंग्रेज़ी आता है तो कन्वर्सेशन कर पाए। मैं 5-6-7 डेट पे गया 0 अंग्रेज़ी वालों के साथ, और मैंने खुला बोला देखो मेरे को आता नहीं है, 3 दिन हुए, ट्रांसलेटर से काम करेंगे। ट्रांसलेटर से काम करेंगे। और वो करते करते मेरा स्पेनिश इतना अच्छा मतलब मैंने पकड़ा है। फिर बाद में तो चाचा चाची मतलब रोड में दादा दादी किसी से बात कर लो, फिर प्रैक्टिस होता रहा। बट फर्स्ट मोटिवेशन मिला उन लड़कियों के साथ डेट पे जाने के साथ कि जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती है। तो ये मैं सबको बोलता हूँ, अगर सीखना है डेट पे जा, डेट पे जा। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में आप कितना ही बात कर लोगे, पानी दो, खाना दो, चिकन नहीं, ये नहीं, पर अगर आप डेट पे जाते हो ना तो आप बहुत सारे टॉपिक्स में बात करते हो। वो लोग पूछते हैं आपके फैमिली के बारे में, आप लोग पूछते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो करने के बारे में, तो नए नए वर्ड्स आपके वोकैबुलरी में ऐड होते रहते हैं, और इम्प्रेस करना भी होता है तो सीख जाते हो। हाँ भाई, मैंने आपका कंटेंट देखा है, आप लॉन्डो के अराउंड बहुत कंटेंट बनाते हो, आप अपने वीडियोस में बताते हो पार्टी कहाँ की अच्छी है, अगर आप लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हो सबसे सुंदर लड़कियाँ यहाँ पर हैं, यहाँ पर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सिंस आप डेट पे भी गए हो, तो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली, नॉन जजमेंटल और सुंदर लड़कियाँ आपको कौन सी कंट्री की लगी हैं? देख तो भाई सुंदरता तो डिपेंड करता है सब पे, पर सबसे ज़्यादा फ्रेंडली आई थिंक मेरे को अपने एशिया में आई थिंक फिलिपिनो लगे। अपने अफ्रीका में तो सभी फ्रेंडली है, बट पैसे के पीछे भागते तो मैं क्या ही बताऊँ, नो कमेंट्स। यूरोप में सारे फ्रेंडली है। एक्चुअली यूरोप में ना इंडिविजुअल मैटर करता है, कंट्री वाइज सारे सेम थॉट की है, कोई अगर फ्रेंडली हो गए तो बात कर लेते हैं। और लैटिन अमेरिका में आई थिंक पेरू के लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली लगे। हालांकि कोलंबिया के लोग ज़्यादा फ्रेंडली है, पर मेरे को फेक लगता है। कोलंबिया में मेडिजिन में पहली बार उतरा, बैग पटका अपने हॉस्टल में, बाहर गया खाना खाने, मैंने पैसे दिए, फिर बगल वाला बंदा आके बोलता है स्पेनिश में रेगालो में उन काफ़े por favor। तो इसका लिटरल ट्रांसलेट होता है मेरे को एक कॉफ़ी गिफ्ट करो, बंदा दुकानदार को बोलता है, और वो दुकानदार देता भी है। फिर मैं देखता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, फिर दूसरा बंदा आता है मेरे को एक सिगरेट गिफ्ट करो, वो दुकानदार गिफ्ट करता है, मतलब देता है। तो मेरे को लगा पंगा क्या है। फिर मैंने पूछा यार मेरे को भी फ्री में ही चाहिए, सब फ्री में ले रहे, मेरे को गिफ्ट करो। फिर वो सब हंसने लगे, बोला नहीं अपना कल्चर ही ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं ओ दुकानदार मेरे को एक कॉफ़ी दे दो, इतने फ्रेंडली है, पर पैसे देते सब। पंगा क्या होता है, कोलंबियंस जब अर्जेंटीना जैसे कंट्री में जाते हैं ना, वो लोग दुकानदार को बोलते हैं एक पानी की बोतल गिफ्ट करना ज़रा, और बोलते हैं यहाँ पे कुछ गिफ्ट का नहीं है, यहाँ पे पैसे दो चीज़ लो। तो कोलंबियन लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, पर मेरे को थोड़ा फेक लगता है। बेस्ट मेरे को ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। ओवर फ्रेंडली लगता है, क्योंकि आप बोल रहे हो गिफ्ट कर दो पर करते हो नहीं। सेम चीज़ ईरान में भी है। ईरान वाले भी बहुत ही ज़्यादा, आप पता नहीं मिले हो कि नहीं किसी से, ईरान बहुत ही फेमस है मेहमान नवाजी के लिए। वहाँ पे एक वर्ड है उनका, कहते हैं तारुफ। तो बेसिकली आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, और रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है पैसे नहीं बनेंगे। अगर आप बिना पैसे देके चले जाते हो तो फिर स्टाफ को भेजता है भाई उनसे पैसे ले ले। तो जो फेक बोलते हैं ना कि पैसे देने नहीं पड़ेंगे, आप मेहमान हो, तो बोलते हैं कि वो तारुफ कर रहा है।
तो मतलब उनके भाषा में। तो मेरे साथ एक आधी बार मैंने ऐसे किया कि नहीं देना है, मैं निकल जाता हूँ। फिर मेरे साथ जो बंदा है वो दे के आता है, क्योंकि उसको पता है कि बंदे को पैसे चाहिए, बस बोलने के लिए बोलते थे, बेसिकली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं वो। फॉर्मेलिटी करते हैं। तो मेरे को ये फेक फॉर्मेलिटी तो एकदम पसंद नहीं है। सही कह रहे हो। अब भाई पैसे है, बोला कि हाँ आप गेस्ट हो, डिस्काउंट देना है दो, ना दो, वेलकमिंग करो, बातें करो, पर फ्री में बोल के फिर पैसे लेना। फ्री बोल रहे हो तो फ्री दो फिर। हाँ फ्री बोले तो फ्री दो, हवाबाजी नहीं। हाँ आवाज ही नहीं। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है भाई, कभी आप बिना पैसों के अटक गए, कहीं ऐसी सिचुएशन में अटक गए जहाँ फिर किसी ने आपके अनएक्सपेक्टेडली मदद करी हो, सच में कुछ फ्री में मिल गया हो, या ऐसा लगा हो कि भाई आज तो भगवान ने आके ही बचा लिया? अभी रिसेंटली हुआ था, मैं वियतनाम में था और मैंने स्कूटर रेंट कर लिया था। और उधर क्या सिस्टम था कि फुल टू फुल नहीं है, बस स्कूटर रिटर्न कर दो। तो मेरे को था कि जाता हूँ तेल भरा लूँगा, पर मेरे को पता नहीं था कि दनांग एरिया में 11 बजे सारे पंप बंद हो जाते हैं और मैं था 20 किलोमीटर दूर हाईवे में। मेरे को लगा चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा, 15 किलोमीटर बाकी थे, हाईवे में फंस गया, तेल नहीं है स्कूटर में। फिर तो मैं गया, अभी 15 किलोमीटर में खिसका भी नहीं सकता, कुछ ऐप भी नहीं है कि मैं तेल बुलवा लूँ। एक स्कूटर अंदर, और डर भी लग रहा था, मतलब ऐसे रात को डर लगता है हाईवे में, किसी भी कंट्री पे चलो थोड़ा बहुत। स्कूटर वाला आया, घुमा के आया, मेरी फट गई पैर से। मेरे को जैसे यहाँ पे करते हैं ना, पैर से मेरे को अपने हॉस्टल तक छोड़ के गया 15 किलोमीटर। अच्छा। उस दिन तो भाई वो भगवान ही आया मेरे से बचाने के लिए, बहुत ही ये भी बड़ी बात है, आ गया वो। हाँ मतलब 15 किलोमीटर वो किया। मैंने उसको पैसे ऑफर किए, बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, होता रहता है, हमारा भी होता रहता है। तो वैसे वियतनाम में इंडियन की तरफ उतना प्यार नहीं है। मेरे जितने वियतनामी दोस्त हैं वो लोग कहते हैं वियतनाम इंडियन को रेसिस्ट, मतलब इंडियन कैसे रेसिज्म करते हैं, उनको बोलते हैं आप लोगों से मसाले के स्मेल आते हैं। ये तो भाई हमने काफ़ी बार सुन लिया, जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं ये सब बातें हैं कि भाई फॉरेन कंट्रीज में कहते हैं कि इंडियन स्मेल लाइक करी और ये। हाँ। तो मेरी एक डेट थी वियतनाम में, वो बोलती थी राजा तेरे से मसाले का स्मेल नहीं आता है, तभी मैं हूँ। अच्छा। हाँ तो कुछ होगा पता नहीं, बट हम लोग को तो कभी फील नहीं हुआ। आपको कभी फील हुआ किसी इंडियन से मसाले के भाई यार सच तो नहीं हुआ भाई, अब पता नहीं क्या ही बातें फैली हुई हैं। दिमाग क्या होता है। भाई काउच सर्फिंग में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अब तक? अब तक तो काफ़ी बढ़िया रहा है। एक क्रेजी एक्सपीरियंस हुआ था मेरा अफ्रीका का फेवरेट कंट्री ट्यूनीशिया में। क्या हुआ था? ट्यूनीशिया आप भाई ऑफ कैमरा भी कहते हैं हिडन जेम है, तो उसके बारे में मतलब थोड़ा लोग वैसे मोरक्को भी जाते बताना। हैं, ट्यूनीशिया लोग जा नहीं पाते क्योंकि वीज़ा का थोड़ा चक्कर है। पर ट्यूनीशिया में ना आपको ग्रीस का सेंटोरिनी आपने सुना होगा, हाँ हाँ। पूरा वाइट ब्लू वैसा भी मिलेगा। रोम का जो कोलोसियम है काफ़ी महंगा होता है, आई थिंक 20 यूरो का टिकट होता है और काफ़ी क्रेजी क्राउड रहता है। ट्यूनीशिया में सेम कोलोसियम है, 4 यूरो का टिकट है, 400 रुपये का, और आप राजा की तरफ चलोगे कि आप ओनली टूरिस्ट हो। फिर जो स्टार वॉर्स आपने सुना होगा ना, स्टार वॉर्स मूवीज़, वो भी वहीं पे शूट हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया कंट्री है, खाना स्पाइसी है, मज़ेदार है। वहाँ पे नहीं है इंडियन रेस्टोरेंट। मेरे को बहुत ही कम कंट्री है दुनिया में जहाँ पे मेरे को सर्च करके इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिला। ट्यूनीशिया, क्यूबा, फिर होंडुरस, 3-4 ही देश होंगे जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे इंडियन का इन्फ्लुएंस है नहीं। पर वो लोग इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं, मूवीज़ देखते हैं। भाई थैंक्स टू शाहरुख खान हम लोग तो काफ़ी पॉपुलर है दुनिया में। कहीं भी जाओ ऐसे हाथ फैला दो, कोई ना कोई तो मोटी पतली आ ही जाएगी, शाहरुख खान समझ के। सच में मैं पेरू में था एक डेट में, और फिर लड़की बोलती है राजा पता है मेरे रूम में ना शाहरुख खान का पोस्टर लगा है। मैंने बोला ये तो अपने इंडिया में होता था, आज तो वो भी नहीं होता है। फिर मैंने ऐसे एक आधी पोज मार दिया, लड़की फुल फिदा हो गई। अरे बाप। मतलब शाहरुख खान ने तो काफ़ी सही सीन कर दिया हम इंडियन बॉयज़ का। अच्छा जी, तो ट्यूनीशिया में मोस्टली लोग ब्लैक्स हैं या कैसे? नहीं वो नॉर्थ अफ्रीकन से, मतलब यूरोपियन अरबिक। अच्छा। हाँ जैसे इजिप्शियन लोग होते हैं। अच्छा। और ट्यूनीशिया में लोग फ्रेंच भी बोलते हैं, अरबिक भी बोलते हैं उनका डायलेक्ट, और इंग्लिश भी बोलते हैं। और नाइट लाइफ कैसी है उधर? मतलब देखो अरबिक देश में क्या है कि अरबिक तो आपको थोड़ा पता है कि स्ट्रिक्ट इस्लामिक देश है। तो मैं शॉक हो गया कि लोग दारू पी रहे हैं। उससे भी ज़्यादा शॉक हो गया कि बीच पे ट्यूनीशियन लड़की बिकनी में घूम रही है। अच्छा। हाँ तो मैं गया था बीच पे,
लोकल फ्रेंड्स बनाए मैंने, और मैं शॉक हो गया कि वो लोग 2 पीस बिकनी में एक अरबिक देश में पूल में पानी में चिल कर रही है। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया, भाई क्या चल रहा है, पुलिस मेरे को ना पकड़ ले। तो बोले नहीं, हम लोग ट्यूनीशिया में फुल चिल्ड है। एक्चुअली ट्यूनीशिया में एक ऐसा टाइम था कि अगर आप मॉस्क जा रहे हो और अगर आप 60 साल के ऊपर नहीं हो तो आपको पुलिस पकड़ लेंगे। अच्छा, मतलब एंटी इस्लामिक रेवोल्यूशन था। तभी एक आपने सुना होगा कि स्प्रिंग रेवोल्यूशन टाइप का कुछ सुना होगा इस्लामिक देशों में, वो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ कि भाई मेरे को जाना है, मॉस्क क्यों नहीं जाने दे सकते। सेम एक और कंट्री है, मैं गया था ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में वैसे तो कहा जाता है एशिया का सबसे बड़ा मॉस्क है, पर आप दाढ़ी नहीं रख सकते। अच्छा, हाँ, और मैं कभी कभी ना दाढ़ी लंबा करता हूँ, दाढ़ी में मैंने नॉट लगाया था, और मैं जब चल रहा था तो लोग मेरे को घूर रहे, भाई क्या कर रहा है। मुस्लिम कंट्री 98% मुस्लिम, पर दाढ़ी रखना अलाउ नहीं है, हिजाब अलाउ नहीं है, और पब्लिकली प्रे करना अलाउ नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे कॉन्ट्रास्ट वाले दिख जाते हैं जो न्यूज़ में कभी नहीं आएंगे। आपने कभी सुना होगा कि 98% मुस्लिम देश है पर दाढ़ी नहीं रख सकते और हिजाब नहीं पहन सकते। भाई तो पहली बार सुना है। ताजिकिस्तान अपने ऊपर ही देश है, कश्मीर के ऊपर। तो मतलब हम लोग सुनते हैं बहुत सारे मुस्लिम देश है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं यूनिक एक्सपीरियंस, मतलब क्रेजी भाई। क्रेजी। आप एक बता रहे थे काउच सर्फिंग करते हुए आपको लेस्बियन भी एनकाउंटर हुआ था, वो बताओ एक बार। तो मैं था उधर क्यूबा में, 2022 की बात है, और क्यूबा में सारे होटल्स और रेस्टोरेंट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब आपको खाना खाना है कि किसी भी रेस्टोरेंट जाओ, वो सरकारी रेस्टोरेंट है। आज खाना मिल सकता है, कल नहीं मिल सकता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि सप्लाई नहीं है। गरीबी बहुत है। गरीबी बहुत है, मतलब एवरेज सैलरी 13 रुपये महीने का, 20 रुपये महीने का, ऐसा है। पर लोग ब्लैक मार्केट में सर्वाइव करते हैं। और क्यूबा एकमात्र देश है मेरे एक्सपीरियंस में जहाँ पे मेरे को बहुत 2-3 रात ऐसे हुए कि बिना खाए सोना पड़ा। जेब में पैसे हैं पर रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है। उनकी यूएस से कुछ भसड़ चलती है ना बहुत ज़्यादा। अरे उन्होंने कोल्ड वॉर में ना रशिया को हेल्प कर दिया था, तो यूएस ने बोला तू हेल्प किया ना, अब तू उन पे सैंक्शन कर दिया, तो वो लोग ना इंपोर्ट कर पाते हैं ना एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो उनके पास ना कपड़े हैं ना चप्पल है। लोग आते थे मेरे पास स्ट्रीट पे, बोल रहे थे कि भाई तेरा चप्पल दे दे, जूता दे दे। मैं पैसे देने के लिए राज़ी हूँ, डबल दे दूंगा, पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। इतनी गरीबी है। इतनी गरीबी है भाई क्या आपने क्या बताया कि वहाँ की एवरेज सैलरी 13 रुपये, तो यहाँ की करेंसी में कितना बनना है? नहीं, 13 रुपये मैं कन्वर्ट अच्छा, करके बता रहा हूँ। 13 ही रुपये है। हाँ, वीकली। अच्छा, ये 2022 की बात बता रहा था। अच्छा। हाँ, और ये मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर की सैलरी और अपना रेस्टोरेंट में जो वेटर है सेम है। तो सबसे ज़्यादा अमीर टैक्सी वाले होते हैं। टैक्सी वाले टूरिस्ट से लेते हैं डॉलर, मुंह मांगी रकम, और लूट के लेते हैं। ओह, पर और वहाँ टूरिस्ट जा क्यों रहा है भाई इतनी गरीबी में जब खाने को नहीं मिल रहा? तो ऐसा है, मैं भी शौक था। टूरिज्म 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हम लोग खुद से बुक करके चले जाते हैं, और बहुत सारी बड़ी बड़ी सरकारी रिजॉर्ट्स है जो बाहर की कंपनी से टाई अप करते हैं। वहाँ पे क्रूजेस भी तो चलते हैं। हाँ, है ना। तो क्या करते हैं ना, से- मायामी से नहीं चलते, क्योंकि यूएस के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। अच्छा। तो दूसरे कैरिबियन कंट्री से चलती है। वो लोग आते हैं, वो एक बबल में रहते हैं। वो लोग ना लोकल्स के साथ बात कर पाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में रहते हैं। वहाँ पे खाना का सप्लाई है। वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे को ना कॉफ़ी का बहुत तलब है। तो लोकल रेस्टोरेंट में खाना नहीं है, दूध तो भूल जाओ। तो फिर मैंने एक्चुअली एक इंस्टाग्राम में से देखा था कि उसको पीना था कॉफ़ी, कैपेचिनो। मेरे को भी पीना था कैपेचिनो, मिल नहीं रहा। फिर जो बड़े बड़े होटल्स हैं एकदम फैंसी वाले, 5 स्टार वाले, वो भी सरकार के हैं, छोटे वाले भी सरकार के हैं। तो बड़े वाले पे सारा अवेलेबल है, इतना पता है। तो मैं एक दिन गया कपड़े वपड़े पहन के, और मैं स्पेनिश आता, तो मैं स्पेनिश में गेट को बोला कि मेरे को आपके रूफटॉप बार में जाना है। तो बोलता है आपके पास रूम है इधर? मैंने बोला नहीं है। भागो यहाँ से, भाग, ऐसे डायरेक्ट। फिर मेरे को लगा ये ऐसे तो कैसे ट्रीट कर सकते हैं मेरे को, मैं टूरिस्ट हूँ, कर नहीं सकते। फिर नेक्स्ट दिन मैं गया, सेम दिमाग से स्पेनिश हटा दिया, सिर्फ इंग्लिश में बोलना है,
और होटल के बाहर ही मैंने टैक्सी लिया और टैक्सी को बोला, मैं होटल के सामने मेरे को रुका, टैक्सी वाले को दिया मैंने $1 500 मीटर के, वो मेरे को होटल के सामने बंदा गेट खोलता है, रूम नंबर पूछेगा ही नहीं, मैं कैजुअली गया अंदर। फिर जाके मैं गया बार पे जाके मैंने कैपेचिनो खाया, खाना खाया पेट भर के। फिर बिल आता है मेरा उधर, उसमें ना ब्लैक मार्केट है, तो उस टाइम में $1.25 हुआ करते थे और ब्लैक मार्केट में हुआ करते थे $125। तो मेरे पास ब्लैक मार्केट के पेसोस थे, तो मेरा बिल आया था $200 का। $200 यानी कि आप मान लो सरकारी हिसाब से $8, ठीक है। और बोले थे सर आप $8 पे कर दो क्रेडिट कार्ड से। मैंने बोला मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है नहीं। बोला ऐसे कैसे क्रेडिट कार्ड नहीं है, मतलब है काम नहीं कर रहा, तो मैंने ना क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया था। तो वो स्वाइप कर रहा है, $8 कर नहीं रहे। बोला कितना बिल आया है सर? $8, 8 गुना 25 200। मैंने निकाला पॉकेट से $200 फेंके उसके मुंह पे, जिसके लिए मैंने दिए $1.5, क्योंकि मैंने ब्लैक मार्केट से कैश निकाल लिए थे। उसका मुंह, सारा ये पक्का होटल का गेस्ट नहीं है पक्का होटल का गेस्ट नहीं है। मैंने खाया, मैं निकल गया। तो ये दो चार ही ट्रिक हो जाते हैं। आपने भी उनके पैतरे उन्हीं पे मार दिए। हाँ, और फिर मैं ये सेम लूप नेक्स्ट अलग अलग होटल्स पे ट्राई किया। गया, कार्ड दिखा, कुछ होटल बोलते आपके पास कार्ड है, मैं ये देखो कार्ड, और कार्ड बंद कर दो ऐप में जाके, कार्ड काम नहीं कर रहा है, पैसे चाहिए कि नहीं, ये ले पैसे कैश, ब्लैक मार्केट के। क्रेजी भाई। पर वहाँ पे ऐसा है कि लोगों को सरवाइव करने के लिए अपना घर एयरबिनबी बनाना शुरू कर दिया। तो काफ़ी सारे लोग अपने घर रेंट करते हैं। उसी चक्कर में सरकार टैक्स भी लेते हैं लोगों से, जायज़ बात है, धंधा कर रहे हो टैक्स दोगे। तो काउच सर्फिंग इसलिए बैन है, क्योंकि लोगों को लगता है कि तू काउच सर्फिंग कर रहा है, फ्री में तो रुकवाएगा नहीं, तो पैसे ले रहा है तो टैक्स भर। तो मैं जब काउच सर्फिंग कर रहा था तो ऐसे प्रोफाइल मिले नहीं कि जो बोल रहे कि आओ, लोग थे कि मिलो। एक प्रोफाइल दिखा था मेरे को एक लड़की का कि बोला कि एक्सेप्टिंग गेस्ट, तो मैंने उसको मैसेज डाला, व्हाट्सएप का नंबर भी चेंज हुआ, बट मेरे को बोला नहीं कि घर आओ, बस ऐसे एक आधी रिप्लाई कर रहे थे। तो मेरा 2 हफ्ते ट्रिप था क्यूबा में। लास्ट डे मैं जा रहा था हवाना, कैपिटल शहर, वहाँ से फ्लाइट थी नेक्स्ट डे। तो मैंने उनको टेक्स्ट किया, गाइस आप लोग मिल सकते हो आज, बस ऐसे ही मेरे को जानना है। फिर वो लड़की बोलती है मेरा प्रोफाइल पिक्चर देख के कि तू क्यूबा में है, क्योंकि मैंने क्यूबा का फ़ोटो डाला था। बोला हाँ, हमको लगा तू ऐसे इंडिया में बैठ के हमारे साथ बकचोदी कर रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते रहते हैं इंडियन से। मतलब क्या बोल रहे हो? अच्छा कुछ नहीं तू घर आ जा। एड्रेस भेजा, मैं घर गया। घर की हालत तो एकदम टूटी फूटी, एकदम ख़राब हालत है। वो थे लेस्बियन कपल, और क्यूबा में LGBTQ बैन है। अच्छा। तो कपल थे, दोनों के 2 बच्चे थे, टैटू आर्टिस्ट थे, टैटू भी बैन है। तो टैटू भी बैन है? हाँ काइंड ऑफ, मतलब उतना जापान में जैसे टैटू बैन है वैसा कुछ है। तो उन्होंने फिर मेरे को गुस्सा, इंडियन कैमरा कुछ ख़राब बोलता है ना, मेरे को गुस्सा आता है या फिर डिफेंड करने का मन करता है। तो उन्होंने फ़ोन दिया अपना, भाई देखा कितने सारे +1 +91 +91 से मैसेज आ रहे हैं। और फिर उन्होंने गया ब्लॉक लिस्ट में देखा 200 ऐसे ब्लॉक नंबर्स हैं। तो मैंने बोला क्या है? बोला भाई ऐसे मैसेज आते हैं, फ़ोटोज़ भेजो, अपनी नंगी फ़ोटोज़ भेजते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं इंडियन में, लोग खाली बल्ले बैठे हैं, वेबसाइट से किसी का भी लड़की का नंबर मिल जाता है और कुछ भी भेजते हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये मैंने बहुत बार देखा है ऐसे होते हुए। सिर्फ +91 नहीं था, +92 भी था जो पाकिस्तान का नंबर है। तो दोनों देश से ऐसे लोग थे। तो फिर मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने चला इनसे बातें करते हैं। तो उनको पूछा कि भाई काउच सर्फिंग कर रहे हो, डर नहीं लग रहा है क्योंकि इलीगल है? बोलते हैं भाई हम लोग इलीगल जी रहे हैं एज ए लेस्बियन कपल, तो भाई तू टेंशन मत ले, पुलिस आएगा तो हमको पहले पकड़ेंगे बाद में तेरे को। तो मैं तो फिर भी पुलिस आते ही कहते होंगे सी माय सिस्टर। हाँ और कोई शक भी नहीं करता। कोई शक भी नहीं करेगा, ये तो बात सही है। आप लोग भी भाई भाई बोलते होगे एक दूसरे को, पकड़े जाते हो तो कहीं? नहीं भाई, हम जब बाहर जाते तो अलग अलग गर्ल्स इनवाइट कर लेते हैं हम भी बैलेंस अपने करने के लिए। सही है। तो भाई आप एक कुछ कंट्रीज बता रहे थे जहाँ पे माइनर मदर्स बहुत ज्यादा हैं, लड़कियां बहुत जल्दी एज पे प्रेग्नेंट हो रही है, ये कौन सी कंट्रीज है भाई? फिलीपींस में मैंने पहली बार गया था, हॉस्टल में लड़की काम कर रही थी
और साथ में एक बच्चा था एकदम गोदी टाइप। तो मैंने बोला बहन होगी ना, बहन का नाम क्या? बोला बहन नहीं, मेरी बेटी है। बोला तू तो 15 साल की है। बोला हाँ नॉर्मल है। बाप कौन है? बाप होगा कहीं डेनमार्क वगैरह यूरोप में कहीं पे है। तो फिर मैं ट्रिप में भी बहुत लोगों से मिला जिनके बच्चे हैं और बाप नहीं है, सिंगल मदर। सेम चीज़ मैंने कोलंबिया में ही देखा। 18 से भी कम के हैं? हाँ 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 हाँ। मतलब ये क्या हो रहा है? ये दो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है। एक तो इनके जो कैथोलिक चर्च होते हैं इनको स्ट्रिक्टली बोला जाता है बच्चे भगवान की देन है, इसको आप अबॉर्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं अमेजोन में काउच सर्फिंग लड़की के साथ था, मेरी होस्ट थी, उनका बच्चा था 6 साल का। फिर जनरली मैं पूछता नहीं किसी के बाप किधर, क्योंकि थोड़ा वियर्ड सवाल हो जाता है। अभी इंडिया में तो नहीं है पर बाहर थोड़ा वियर्ड सवाल है। फिर हम लोग बातें करने लगे, थोड़े फ्रेंडली हुए। फिर बोलता है भाई आज तूने देखा था ना एक आदमी आया था मेरे पापा से बात करने के लिए, पापा का दोस्त। बोला हाँ वो एक्चुअली इसका बाप है। मैंने बोला हैं? बोला हाँ भाई मतलब मैं 13 साल का था, ज़बरदस्ती कर लिया। मैंने घर वालों को बोला और घर वाले बोले ऐसे नहीं बोलते, वो चाचा है, ये तो भगवान की देन है, पालो। बेसिकली वो मोलेस्ट हुई थी अपने दो पापा के दोस्त Relative थे, से। पापा के दोस्त थे। पापा के दोस्त। और उसने कंप्लेन भी किया और फिर घर वालों ने दबा दिया। तो ऐसा बहुत चलता है। बहुत सारे ऐसे मैंने नोटिस किया है कैथलिक नेशंस में बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो प्रोटेक्शन भी नहीं यूज करते, आप बता रहे थे। प्रोटेक्शन तो एकदम भी मतलब नो नो नो। मेरे साथ बहुत ऐसे इनकाउंटर्स हुए हैं कि लोग लड़की पहले ही बोल देती है कि देखो भाई हम लोग तो भाई बिना प्रोटेक्शन के विश्वास करते हैं। और मैं कहता हूँ नमस्कार बहन जी, मैं चलता हूँ। क्योंकि बहुत ही इसमें भी चर्च का ही हाथ है, मैंने सुना है बट मेरे को पता नहीं है पूरी। पर ये फैक्ट है, मैंने नोटिस किया है ज़्यादातर कैथलिक कंट्रीज़ में ही यंग बच्चे सिंगल मदर्स ज़्यादा मिले, जैसे कोलंबिया, पेरू, फिर वेनेजुएला, फिर अपना इधर फिलीपींस। कॉन्सेप्ट इनका दिमाग में समझ में नहीं आ रहा यार। तो इधर तो हाई एसटीडी रेट होगा बहुत ज़्यादा है पर अफ्रीका जैसा नहीं है। अभी मैं था सदर्न अफ्रीका में और ऐसे ही गूगल चेक कर रहा था। साउथ अफ्रीका, लेसोतो, नमीबिया, बोत्सवाना, 4 में से एक बंदे के पास एसटीडी है। मतलब आपने अभी रूम पे अभी 6 जन है तो 1.5 जन का एसटीडी होने के चांसेस है। मैं लेसोतो में था, छोटी देश है, साउथ अफ्रीका लैंडलॉक, और टैक्सी ले रहा हूँ तो हर लड़की लाइन मार रही है। टैक्सी ड्राइवर बोलता है भाई गलती से भी नहीं, मर जाओगे। सब क्रोकोडाइल इधर और सब कीटाणु लेके घूम रहे हैं। क्रेजी भाई। सही बचा लिया आपको। हाँ नहीं मतलब मेरे को तो पहले रिसर्च कर लेता हूँ बट लोकल लड़के भी बोल रहे हैं भाई आप संभाल लो। तो पता नहीं क्या है सदर्न अफ्रीका के सारे कंट्रीज में एक डर तो नहीं है चलो कि उतना कॉन्टैक्टेबल नहीं है, पर आप मान लो बस में हो 20 लोग हैं और आप दिमाग में ऐसे सोचोगे यार 20 में से अगर स्टैटिस्टिक्स सही है तो यहाँ पे 5 बंदे के पास HIV है, मेरे बगल वाले के पास भी हो सकता है, ड्राइवर का भी हो सकता है। वहाँ पे तो क्रेजी है अपने सदर्न अफ्रीका में। वहाँ पे तो मैं सबको कहता हूँ जाओ लंगोट टाइट करके जाओ एकदम। और भाई नाइट लाइफ कौन सी कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेजी है जहाँ लोगों को जाना ही जाना चाहिए, जैसे यंगस्टर्स हैं? आप गए, आपने बताया बुदापेस्ट गए थे। बुदापेस्ट में तो 5 दिन था, कभी मैंने सनराइज के पहले घर नहीं गया। मतलब डेली मैंने तो आप लोगों ने कैसे भाई पढ़ा? जब हम वहाँ गए थे ना तब वहाँ पे इलेक्शंस थे। अच्छा। तो सब थोड़ा क्वाइट था बट पार्टीज हमने बोट वाली करी, फिर बोट पार्टी के बाद वहाँ पार्टी बस आई, पार्टी बस में भर के लोग किसी क्लब में गए और वहाँ क्लब का भी अलग पुरानी बिल्डिंग्स में अलग अलग एरियाज में अलग अलग है। वहाँ पे गए थे स्पा पार्टी? नहीं, थर्मल पार्टी नहीं गए। तो मैंने हर पार्टी एक्सप्लोर किया। मेरे पार्टी के लिए सस्ता भी है, अगर आप
बर्लिन वगैरह से कंपेयर करो तो आधे प्राइस है सब कुछ के। तो ये लोग, बर्लिन तो हमें सबसे शिट लगा भाई पार्टी वाइज, क्यों? बहुत डार्क था भाई, बहुत ही परमवीर भाई तो ज्यादा बोल रहे थे dark। बहुत मजेदार है। भाई वो बोल रहे थे पर उन क्लब्स में एंट्री नहीं मिली ना उसके बाद। नाक कटा के आ गए आप लोग। भाई हम वो टाइट पैंट्स और वो आउटफिट ले नहीं पाए। भाई वहाँ घुसने का क्राइटेरिया आपको पता ही है ऐसे क्लब्स में, और वो पुल ऑफ कर गए परमवीर भाई, जैसा उन्होंने बताया, मतलब वो प्लस किसी दोस्त के साथ भी गए थे, नॉन था उनका, तो बढ़िया कर लिया उन्होंने एंजॉय। पर हम तो भाई ट्राई किए कि नहीं आप भाई लोग? ट्राई करा, पर हम नॉर्मली गए थे हाँ उतना और मतलब फिर उन्होंने सीधा ही बाहर कर दिया। और वहां जब गोरे भी बाहर हो रहे ना, फिर हम एक तरफ खड़े होकर ना सबको रिजेक्ट होता ही देख रहे थे, हमें अलग उसी में मजा आ experience रहा था। भाई वहाँ पे तुम बिलीव नहीं करोगे, गोरे जानबूझ के एंट्री करने के लिए खुद ना चटक बन रहे है, तो वो स्ट्रेट, उन्हें गेश बनना है, टी शर्ट फोल्ड कर ली, नंगे हो गए, बनियान में आ गए, शॉर्ट्स में आ गए, उनको समझ में आ गई इसने अभी ये बकचोदी कर रहा है, ये है स्ट्रेट घुसने के लिए कर रहा है, उनको भी बाहर कर रहे हैं। ये तो है, ये तो है, पता चल जाता है, पता चल जाता है। वैसे आप लोगों ने कभी गे प्राइड अटेंड किया है? गे पार्टी? गे प्राइड नहीं 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 नहीं। तो ये तो बहुत ही अभी दुनिया में फेमस है। मैं पहली बार एक आधी कंट्रीज में गया था, तो उसमें भी काफ़ी सही पार्टी होता है। कैसी पार्टी करते हैं वो? मतलब लोग स्ट्रीट में पूरे एकदम मैंने, हमारे फ्रेंड्स है कुछ, वो कनाडा में थे, तो वो बता रहे थे भाई पूरे ही नंगे घूम रहे होते हैं वो, पूरे तो नंगे, मतलब और गिफ्ट बांट रहे होते हैं, टेप कभी बस किसी को सेलोटेप कुछ लगा दे लेते देते हैं हैं। बस, हाँ। ब्लैक टेप टाइप। उसमें मैंने भी क्यूरियोसिटी में एक आधी बार अटेंड किया है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जो बुढ़े होते हैं वो बहुत ठगी होते हैं। जो यंग गे लोग होते हैं ना, वो रिस्पेक्टेबल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। वो अगर मैं जाता हूँ एज ए गाय, अगर मेरे को कोई अप्रोच करता है तो पूछ लेते हैं प्यार से। जो बुढ़े चाचा लोग होते हैं गे वाले, वो तो चढ़ जाते हैं। आपको करा कभी हाँ, इनअप्रोप्रिएटली मैं टच? अर्जेंटीना में था गे प्राइड में, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, मैं व्लॉग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो उन्हें लगा होगा कि आप भी गए हो, आए हो, तो इसलिए। क्योंकि आए हो तो है। यंग को भी लगा है, यंग वाले आके पूछते हैं हाय हेलो मैं ये हूँ, आप हो क्या, क्या आपसे बात चला करें। चाचा लोग तो एकदम चढ़ जाते हैं एकदम, मतलब मैंने देखा है बहुत ही क्या गंदा भैया सीन है। हरकत की आपके साथ, क्या करा? अभी क्या बताऊँ, मतलब 3-4 लोग आके पकड़ लेते हैं हर जगह, चल नाच मेरे घेरा साथ। बना लेते हैं। मतलब 3-4 में से एक ही करते हैं, बाकी तो देखते हैं भाई इससे होता है कि नहीं। जैसे क्लबों में लड़के लड़कियों के अराउंड जाके नाचने लगते हैं, गे ट्राई प्राइड करते हैं। में लड़के चाचे मतलब दादा दादा लेवल वाले, क्योंकि जो यंग है वो लोग नहीं करते। यंग वाले बहुत दादा को respectful। भी ये ना भाई, अब तो निपटने वाला कुछ साल बचे हैं उनसे होगा भी क्या पता नहीं, मेरे को पता भी नहीं करना, बट एनीवे। भाई। वैसे आप जैसे गए यहाँ पे गे प्राइड पे, हाँ, तो ये आप कंटेंट के लिए गए या आपको एक्सपीरियंस करना था, किस लिए गए? आप रिकॉर्ड कर रहे थे? एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि देखो वो सब जो हम लोग शूट करते हैं ना, उसमें तो यूट्यूब का बैन आ जाता है, $, पैसे तो आते नहीं है, बट एक्सपीरियंस भी करना था भाई, दुनिया में चल के आ रहा है। मतलब बहुत चीज़ें जो अभी तो इंटरनेट से हम लोग को पता है, बट 6-7 साल पहले कुछ आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है दुनिया में। गे प्राइड में क्या होता है ना, गूगल मैप्स में जो स्ट्रीट में गे प्राइड होता है उसका कलर ऑरेंज रेनबो हो के कलर का हाँ, हो जाता है। बहुत ही शाइनी नियॉन टाइप हो जाता है। वो मेरे को पता ही नहीं था, मैं पहली बार था प्राग में, बोला मैप खराब हो गया क्या मेरा, चल क्या रहा है। फिर एक आधी लोगों ने बोला कि ये गे प्राइड के लिए है। अच्छा। और हर बहुत सारे कंट्रीज में भी वही होता है, जब गे प्राइड होता है गूगल मैप उस स्ट्रीट को कलरफुल कर देते हैं। तो ये आपको पता था मैप चेंज होता है? तो नहीं मालूम था कि मैप में चेंज हो जाता है। हाँ, तो वही मतलब कुछ चीज़ें तो पता ही नहीं है। पर भाई जब हम वियना में थे तब वो प्राइड मंथ चल रहा था, तो भाई उन्होंने मेट्रो वेट्रो रंग रखी है पूरी, डिस्काउंट चला रखे हैं, प्राइड मंथ डिस्काउंट। तो हमें लगा सबके कि लिए भाई या फिर नहीं, उन्हीं लोगों के लिए, पर मेट्रो कलर कर रखी है। और हमने कहा यार ये कंट्री, और फ्लैग्स लगे हुए हैं कंट्री में भाई हर जगह Pride फ्लैग लगे, month, होली Pride प्लेसेस में month। भी फ्लैग्स लगे हुए, प्राइड बनता है भाई। हाँ प्राइड बनता है कि भाई ये रेस्पेक्ट करो। हमने कहा भाई ये कंट्री प्रमोट कर रही है इन चीज़ों को, तो ये तो मतलब ठीक है, जो करना है करो अपने में, मेरे को तो मानना है, बट लोगों को सिखाओ मत, मेरा ये कॉन्सेप्ट है। सिखाओ मत। सिखाओ मत, क्योंकि क्या होता है ना, एक बोलते हैं ना हम लोग, संगत से लोग कुछ अलग सीख लेते हैं। तो मेरे को यार तुमको जो करना है करो, लोग बच्चों को मत सिखाओ कि ये करना चाहिए, मतलब मोटिवेट ना करो। मोटिवेट ना करो, बस अपना करना है करो। मेरे को तुमको ना दिक्कत नहीं है, डांटना नहीं है, कुछ नहीं है, तुम अपने लाइफ एंजॉय करो। पर तुम लोग जब इतने बड़े बड़े पार्टीज करते हो तो बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं कि अच्छा ये भी एक्सप्लोर करते हैं, चलो। भाई नया कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आप ऐसे LGBTQ क्लब्स वगैरह भी गए जहाँ पार्टीज होती हैं, गे पार्टीज, लेस्बियन गया गेज पार्टीज में? गया था, बट
वाइब मैच नहीं किया। अगर आप उस सेंट में नहीं हो ना तो नहीं नहीं होगा। वाइब तो मैच करेगा ही नहीं। कैसा रहा अंदर, क्या देखा आपने चटक? भाई मैं निकल गया टू बी ऑनेस्ट। मैं समझ गया क्या देखा आपने। मतलब Send नहीं हुई वो चीज़ें। एक कहते हैं ना ड्रैग क्वीन का, मतलब मोटे मोटे लोग थोड़े कपड़े पहन के, वो रिवीलिंग कपड़े पहन के और चटक। रिवीलिंग भी क्या है, रिवील भी नहीं, टाइट वाइट पहन के और फिर फ्लावर लगा के और गले का आवाज थोड़ा, हाँ, गाना वाना गाते, मेरे को समझ नहीं आता, मैं निकल जाता हूँ वो चीज़ से। सच में मतलब गे प्राइड में कैसा है ना, वो खुला है, आप चल रहे हो, लोग हैं और बहुत लोग आते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रेट लोग भी आते हैं, टूरिस्ट वगैरह, आप बात करते हो तो आपको अगर कोई मिल जाए तो आप साथ में बात करके एक्सप्लोर कर सकते हो। पर क्लाउड्स में थोड़ा डार्क रहता है तो मेरे को तो सही नहीं लगा। तो बुडापेस्ट के अलावा कौन सी कंट्रीज भाई? मतलब पार्टी के लिए ना मेदेजिन बहुत बढ़िया है। पर वो सेफ है ऐसा कहते हैं भाई, वहाँ पे बुलाती है मगर जाने का नहीं, आपको ड्रग कर सकते हैं लोग, आपको अपनी ड्रिंक कवर करनी चाहिए। आप बताओ भाई, आपने पूछा पार्टी का डेफिनेशन क्या है आपके लिए? भाई पार्टी का डेफिनेशन गुड म्यूजिक, गुड क्लबिंग, सेफ एनवायरनमेंट जहाँ लोग डांस कर रहे हैं, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। डांस के लिए बुलाओ, डांस करो, किसी और चीज़ के लिए बुलाया तो जाने का नहीं। अच्छा। तो आप क्लब में तो क्रेजी डांस होता है, वहाँ के एक डांस फॉर्म है कहते हैं पेरेओ। तो मैं मेदिजिन में 1 महीना था, मैं करता रहा था वॉलंटियरिंग। तो किसी से भी कोई डेटिंग ऐप पे बात होता है या फिर कहीं पे बात होता है, चलो फिर वीकेंड पे पेरेओ करने जाते हैं। मतलब पेरेओ क्या, सालसा सुना था, फिर बचाता, फिर 2-3 और डांस के नाम सुने, ये पेरेओ क्या है? तो पेरेओ का एक लिटरल ट्रांसलेशन होता है कुत्ता। मैंने बोला क्या है ये? तो एक बार एक ग्रुप के साथ में गया, बोले वहाँ पे पेरेओ हो रहा है, चलो। तो पेरेओ एक टाइप ऑफ म्यूज़िक है। वहाँ बेसिकली होता है क्या है, लड़का हाथ में ड्रिंक लेके खड़ा होता है, लड़की अपना बैक लड़के पे डाल के बस डांस करती रहती है, लड़की डांस करती है, लड़का बस खड़ा होकर एंजॉय कर रहा है। तो मेरे को तो बहुत ही वाहियात सिस्टम लगा। मतलब अगर मैं डांस करने जा रहा हूँ तो मेरे को तो डांस करना है, हिलना वाला है। पर मेदिजिन का ये फेमस है पेरेओ, जहाँ पे लड़का खड़ा होता है बस ऐसे बुड्ढे जैसे करते हैं, और लड़की सामने आके बस अपना पीठ दिखा के रब कर रही है, डांस कर रही है। ये एक डांस फॉर्म ही है वहाँ का, पेरेओ। तो ये कैसे क्लब्स में हो रहा है, मतलब कैसे होता है, पता चलता है कि यहाँ पर पेरेओ हो के रहा है? गाने कुछ सिलेक्टेड है, अच्छा। टोन है, हाँ पेरेओ गाना बज रहा है, तो कोई भी लड़की किसी भी लड़के को पकड़ के, या फिर लड़का लड़की को पकड़ लेता है, लड़का खड़ा रहता है और लड़की बस ग्राइंड करती है, डाउन होती है, अप होती है, वो डांस फॉर्म है, करती है बेसिकली, ट्वर्क करती है और मतलब Grinding ग्राइंडिंग चलती रहती है, ड्राई हम्पिंग टाइप। बट उसको वो लोगों ने एक डांस फॉर्म बना दिया, इसको सेक्सुअल कोई कैटेगरी में नहीं डाला है। तो वो मेदिजिन का है। किसी को मजा आ सकता है, जो लोग को डांस करना नहीं पसंद, पर मेरे को डांस करना पसंद है, मेरे को टू हट, मेरे को भी डांस करना है। तो भाई डांसिंग वाला लगाओ जिसमें उछल कूदो। भाई आप मार दो अपने देसी स्टेप्स वगैरह, बाहर जाके क्लबिंग कर हाँ, फुल फुल पावर ऑन एकदम अपना ऋतिक रोशन का ये मार दो। हाँ भांगना आता नहीं है, बट वो दिंगी 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 वो तो बजते रहता है हर गाने, वो तो हर क्लब का ओ इंडियन है ये बजा दो, फिर उसमें कर देते हैं। और भाई कॉन्फिडेंस रखो तो कहीं पे भी डांस कर सकते हो। मेरे में तो मतलब ट्रैवलिंग करते हुए बहुत कॉन्फिडेंस आया है, और सबको मैं बोलूँगा आप लोग शाय मत हो, कोई आपका कोई रील बना के आपको मतलब पागल नहीं बनाने वाला, आप डांस करना डांस कर लो। इंडिया में अगर शर्म आ रहा है तो बाहर तो शर्म फेंक के डांस कर दो, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई याद नहीं रखने वाला। सही में वहाँ के लोग जज नहीं करते, नहीं क्योंकि वो भी कर रहे हैं, करने ही और वो बहुत खुश होके कॉपी करते हैं। हम मारेंगे देसी स्टेप तो वो कॉपी करते हैं। हाँ, और वो तो करने ही आए हैं, मतलब एंजॉय, तो वो तो कॉपी करते हैं, कोई हंसता नहीं है, कोई हंसता नहीं है। उल्टा लोग बोलते हैं भाई फिर से जा, क्योंकि उनको भी करना है। और भाई एक आप एक्सपीरियंस भी बता रहे थे जहाँ आप किडनैप होने वाले थे, वो भाई मतलब 127 कंट्री में सबसे डेंजरस कंट्री हाइती था मेरा। अफगानिस्तान में भी मेरे को डर नहीं लगा, अफ्रीका के कंट्रीज में भी डर नहीं लगा जितना हाइती में लगा। वैसे वो मेरा पहला अफ्रो कंट्री था, जो ब्लैक लोग होते हैं, स्लेव्स लाए थे फ्रेंच ने, और पिछले 10-8 साल से हालत बहुत ख़राब है, अर्थक्वेक आए हैं, इकोनॉमी डूबा पड़ा है। और सो फ्रेंच ने भी रूल किया दुनिया में, ब्रिटिश ने भी किया है, स्पेनिश पोर्चुगीज़ नहीं किया है। स्पेनिश ने जहाँ रूल किया है उन्होंने क्या किया, मिक्सिंग किया है, मतलब बच्चे बनाए हैं और सबको थोड़ा अपलिफ्ट किया है। फ्रेंच ने जहाँ रूल किया है
मिक्सिंग भी नहीं किया है और दबा के लूटा है। तो जो हाइती वाला है, हाइती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, एक ही आइलैंड है, दोनों पार्ट में डिवाइडेड है, एक स्पेनिश वाला डोमिनिकन रिपब्लिक, एक हाइती फ्रेंच वाला। अब डोमिनिकन रिपब्लिक में जाओगे, मज़ेदार लाइफ है, स्पेनिश में बात कर रहे हैं लोग, लाइफस्टाइल नॉर्मल चल रहा है, खाना है, पानी है, सब है। बस बॉर्डर क्रॉस करके सेम आइलैंड के हाइती में जाओगे, जो फ्रेंच का पार्ट था, एकदम फक्ड अप है। वहाँ पे पूरा गैंग वॉर चलता है। वो लोग बीच बीच आप न्यूज़ में पढ़ोगे कि फ़्लाइट में शूट करते हैं ताकि फ़्लाइट क्रैश कर जाए तो लूट पाए। अच्छा। हाँ। फिर मैं गया था उधर, उसका कैपिटल पोर्टो प्रिंस। तो जब मैं डोमिनिकन रिपब्लिक में था, जो बगल वाला देश, सब बोल रहे थे कि राजा नेक्स्ट प्लान क्या है। मैंने बोला हाइती जाऊँगा 1 हफ्ते के लिए, फिर वापस जाऊँगा। बोलते हैं प्लीज़ वहाँ मत जाना। मोहम्मद शाह। मैं एक क्लब में डांस कर रहा था लड़की के साथ, वो मेरे को कोने पे लेके आई, मेरे को लगा कोने पे लेके आई कुछ मज़ेदार करने के लिए। बोलते हैं राजा मैंने अपने बहुत सारे जान पहचान लोगों को मरते हुए देखा है, प्लीज़ तू मत मरना, तू और जी ले फिर मरना। फिर मेरे को लगा अगर मैं डोमिनिकन रिपब्लिक में 1 हफ्ता और रुका, ये लोग मेरे को मोटिवेट कर देंगे ना जाने के लिए। नेक्स्ट दिन बैग उठाया, चलो निकल पड़ा हाइती के लिए। हाइती पहुंचा, बस वाला जो था, बस वाले ने बोल दिया था डोमिनिकन बॉर्डर पे, जिसको टॉयलेट करना है, जो करना है अभी कर लो, अब बस नहीं रुकेगी, अब बस सीधा जाएगी गैरेज के अंदर। क्योंकि बस, वो जो बस होती है हाइती से आती है, वो डोमिनिकन रिपब्लिक से, वो किडनैप होते रहते हैं। लास्ट वीक भी हुआ था। हाँ। और बस में मैं था एकमात्र फॉरेनर। बस वाला तो पहुंचा दिया बिना, एक बंदा बोल रहा था मेरे को उतरना है स्टॉप में, मतलब भाग तू सीधा चल बस स्टेशन। बस स्टेशन घुसा, उन्हें शटर डाल दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ मेरे लोकल काउच सर्विंग होस्ट का, वो आया पिकअप करने, मेरे को घर लेके गया। घर ले तो चले आपको काउच सर्फिंग होस्ट पे ट्रस्ट हो गया था कि भाई ये नहीं लूटेगा कम से नहीं, कम? रेफरेंस रहते तो एक सेंस ऑफ ट्रस्ट होता है कि उनके पास ऑलरेडी लोग आए गए, तो एक ट्रस्ट बन जाता है। थोड़ा पुराना प्रोफाइल हो तो, नए प्रोफाइल पे तो नहीं होता है। और एक्चुअली काउच सर्फिंग बंदा मिला तभी मैंने बस की टिकट, कॉन्फिडेंस आया। हाँ, कि जा सकते, कि किसी पे ट्रस्ट कर सकते। तो वो अपने घर लेके गया, चाय वाय पिलाया, फिर बोलता है राजा प्लान क्या है। मैंने पूछा कि भाई प्लान क्या है, क्या घुमाओगे। कुछ नहीं घुमाना, तू रह, खाए पे, छत पे जा, आसमान देख, और जब निकलना है बोलना, निकल जाना। बोला मैं तो आया हूँ सिटी देखने के लिए। मतलब मैं खुद सिटी नहीं गया, 2 साल हो गए। हाँ, मतलब वो एयरपोर्ट के पास रहता है, एयरपोर्ट के पास वाला एरिया थोड़ा सेफ है। अच्छा। हाँ, सिटी सेंटर में नहीं गया, 2 साल हो गए। मैंने बोला तू नहीं गया, ठीक है, मैं इतना दूर जान में जोखिम डाल के तेरा घर देखने तो नहीं आया हूँ, मेरे को सिटी देखना है। तो बोला तू देख ले, तेरे को कैसे देखना है। कैसा घर था उसका? गरीब था पर ठीक ठाक, जनरेटर था। हैती में क्या है कि बिजली का कोई भरोसा नहीं है, रात में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। एक पहली कंट्री मैंने देखी जहाँ पे रात को स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, जनरेटर और कचरा जलाते हैं लाइट के लिए, उसमें जितना रात का डिनर विनर स्ट्रीट में हुआ फिर बंद। भाई ये तो अफ्रीकन कंट्री से भी गई गुजरी है। हाँ, अफ्रीकन कंट्रीज में भी कचरा नहीं है उतना जितना मैंने हैती में देखा है। ठीक है। फिर तो फिर उसने मेरे को बाइक वाला का अरेंज कर दिया। और बाइक वाला टैक्सी वाला था, उसका दोस्त था, पार्ट टाइम बाइक मतलब करता था, तो अरेंज कर दिया। वो मेरे को सिटी सेंटर लगेगा, सिटी सेंटर जा रहा था, बहुत सारे एरियाज थे कि लिटरली प्लास्टिक के ऊपर बाइक चल रहा है। मतलब प्लास्टिक जमा होते थे, जैसे अपना दिल्ली वाला है ना पहाड़, वो तो पहाड़ है, ये उनके ऊपर गाड़ी चलते चलते उसका लेयर बन गया। ऊंचा पहाड़ के ऊपर लोग जा रहे की रोड बन गई। हाँ, तो वैसे अगर हम सिटी सेंटर पहुंचे, और हर गरीब देश में, मैं दुनिया के सबसे गरीब देश उधर भी गया था, बुरुंडी, हर जगह पे एक फ्रेंच फैंसी कैफ़े होगा। सारे डिप्लोमेट, सारे लोग, उनको जब फ्रेंच बगेट खाना हो या फिर पेस्ट्रीज खाने हो, कॉफ़ी खाने हो, तो वहाँ पे जाते हैं। एकदम सिटी के अंदर एक बढ़िया सा कांच का कैफ़े बनाया, बाहर पुलिस वुलिस है। मैं अंदर गया, मैंने कॉफ़ी लिया, और मैं एक दूसरे कॉन्टैक्ट का वेट कर रहा था जो मेरे को घुमाने वाला था। वो आई, घुमाई मेरे को, और फिर कहाँ घूमे, क्या क्या, कैसी कंट्री है वो? मतलब एक्चुअली जो कंट्री में इतना लूटपुट हो चुका है ना, वहाँ पे आप देख सब पूरा डिस्ट्रॉयड है, तो कुछ कर नहीं सकते। पर जितना भी मेरे को देखना था, थोड़ा इंफॉर्मेशन लेना था, देख लिया। गाड़ी मतलब उसका लैंड क्रूज़र था, बुलेट प्रूफ, उसके अंदर से ही देख रहा था मैं। बाहर स्टेप डाउन नहीं किया। फिर देख के
उसने मेरे को उधर उतार दिया कैफ़े में। और बाहर ना कैफ़े मतलब पूरा एरिया ही, मतलब आप गाड़ी से बाहर निकलोगे तो थोड़ा जंगली एरिया है सिटी सेंटर में स्पेशली। लोग कहते हैं कि हैती का मेन सोर्स ऑफ इनकम या फिर मेन धंधा है किडनैपिंग। अच्छा। हाँ, मतलब एक दूसरे को किडनैप करते रहते हैं, पैसे लॉन्ड्रिंग चलता रहता है। तो लोग खड़े थे बाहर मेरे को किडनैप करने के लिए। उन्होंने आपको शीशे से देख लिया, कोई विदेशी हाँ, देख लिया, बंदा है। गोरा है, बाहर का है और टूरिस्ट लग रहा है। तो मेरे को सीधा बोल रहा है कि आ बाहर आ। और कैफे के अंदर जो लोग थे चिल करके खा रहे हैं, कोई बाहर देख ही नहीं रहा। मैं भी, लोग देख नहीं पा रहे कि उनको, कि जो लोकल्स है ना उनके पास तो सिक्योरिटी वाले गाड़ी आके पिकअप करके जा रहे हैं। मैं बाहर देख रहा हूँ, वो मेरे को ऐसे बुला रहे हैं। मैंने बाइक वाले को फ़ोन किया, जल्दी आ जा, सनसेट हो रहा है। और वो बोला आ रहा हूँ। फिर आधे घंटे बाद फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर मैंने अपने होस्ट को फ़ोन किया, भाई बाइक वाला फ़ोन नहीं उठा रहा। हाँ, वो अभी मेरा बाइक लेके गया, उसका पंक्चर हो गया था। मैंने बोला अभी तो 45 मिनट लग जाएंगे, घर से वो कैफ़े 45 मिनट दूर था और कैफ़े बंद हो रहा था आधे घंटे पे, 8 बजे। बाहर आप निकल नहीं सकते, बाहर निकलते ही 2 बंदे आए जो थोड़े अच्छे कपड़े वाले, बोलते हैं मोमी, फ्रेंच में माई फ्रेंड, यू आर लॉस्ट, कम आउट, विल हेल्प यू, विल गाइड यू। वो कैफे के अंदर आ गए बोल? हाँ, तो मतलब कुछ होते हैं ना जो थोड़े वेल ड्रेस्ड है। बट आपको उनका इंटेंट पता था? हाँ, तहजीब से किडनैपिंग कर रहे हैं। हाँ। माय फ्रेंड। और मैं स्टाफ को बता रहा हूँ भाई क्या करूँ, मतलब बोला हमको क्या पता, हम तो निकल जाएंगे, तुम देख लो अपना देखो। हाँ। तो और आप पुलिस को रीच आउट कर सकते थे? नहीं भाई उस देश में प्रेसिडेंट नहीं है, कुछ नहीं है, पुलिस भाई का सन ऑफ सरदार बन गया, गेट के बाहर निकलते ही लिटरली बाहर निकलते ही कुटाई तो है। मैंने क्या किया पता है, मैं गया बाथरूम में, मैं पूरी रात बाथरूम में रहूंगा, सुबह होगा तब तक तो कांटेक्ट मिल जाएगा, फोन में चार्ज है, मैं सुबह बाथरूम में सो जाऊंगा, पर बाहर नहीं लगता, सन सरदार बन गया। तो जस्ट 2 मिनट पहले सारे गेस्ट चले गए, मेरा बंदा आ जाता है, वो आके बोलता है सॉरी मेरा ये हो गया। मैंने सॉरी की ऐसी की तैसी, तू बाहर देख मेरे को कैसे लेके जाएगा, 8 बज गए। बोले हाँ कोई बात नहीं, मैं तेरे को लेके जाऊंगा, तू बस, उसे मैंने हाथ ऐसे पकड़ा, बोला सैड हो जा। ठीक है, मैं सैड हो जाता हूँ, वैसे भी सैड हूँ। तो मेरे को बाहर लेके गया और जैसे ही बाहर निकला, उसका स्कूटर बाहर रखा था, स्कूटर पर बैठा, सब आगे घिर ले, सन ऑफ तरह ऐसे पैर बाहर रख लो, सब घिर रहे काटने के लिए। वो झगड़ा करने लगा। तो मेरे जो टूटी फूटी फ्रेंड्स से समझ में आएगा, अरे इसको ये हमारा है, तू कैसे लेके जा रहा है, इसको हम लोग 1 घंटे से देख रहे हैं। वो ऐसे बोलता है, तुम लोग देख रहे थे ना, मैं अंदर जाके लेके आ गया, अब ये इसको मैंने किडनैप कर लिया है, तुम लोग कल आना दूसरा बंदा ढूंढने। वो मेरे को बैठा के लेके गया और 5 मिनट बाद, भाई क्या बचा है तूने, वो बेचारा सॉरी बोल रहा था कि सॉरी लेट हो गया, सॉरी तूने बचा लिया बस। फिर मैं घर चला गया। काफी क्रेजी, मतलब सन ऑफ सरदार आपने अच्छा बोला है। ये भाई जिस चीज के लिए आप गए थे कि मेरे को देखना है हैती में होता क्या है, देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। क्लोजली देखा। हाँ, बहुत सही टाइम पे बचत रह गई। पर एक और चीज देखा, फिर मैं गया एक उसका नेक्स्ट शहर जो है कापहाशियन, वहाँ पे मेरा काउच सर्फिंग होस्ट बता रहा था कि मैं फेमस हूँ। फेमस है, बढ़िया है, कैसे फेमस है। मैं उसके घर गया, बोला राजा तेरे पास अच्छे कपड़े हैं। मैंने भाई मैंने तो अच्छे कपड़े लाया नहीं, मैं सब बगल वाले देश पे लेके आया, रख के आया, मैं तो लैपटॉप भी नहीं लाया। फिर बोला कोई बात नहीं, तुम मेरा पहन लेना। लंबा चौड़ा बंदा, ठीक है, अफ्रीकन ब्लैक है, डार्क है। उसके घर गया, घर लाजवाब, बड़े बड़े झूमर लगे, सब कुछ लगे, पर बिजली नहीं है। अच्छा। झूमर के अंदर वो एक कैंडल लगा दिया है और सोलर के 2-3 मशीन है फ़ोन चार्ज करने के लिए, क्योंकि कंट्री रिच था पर बिजली नहीं है। अगर आप मान लो ना, आप बना लोगे पर बिजली नहीं है, तेल नहीं है, आप कैसे यूज़ करोगे। तो वो मेरे को बैठा के लेके जाता है एक पार्टी में। पार्टी में जाकर पता चलता है कि सब इसको सलाम कर रहे हैं। पार्टी के बाहर ना लाइन लगी थी, वो आया मेरे साथ, सब अरे जूनियर भाई जूनियर भाई जूनियर भाई। बोला डॉन वन होगा क्या। फिर बोला भाई तू है क्या। बोलता है मैं हूँ मिस्टर हैती 2000 समथिंग, याद नहीं आ रहा मेरे को। मिस्टर हैती, ऐसे देश में मिस्टर और मिस भी होता है। मन में बोला, मैंने उसे मुंह पे नहीं बोला। बोला हाँ भाई तू दिखता ठीक है, तू मिस्टर हैती है। बोला हाँ, और अभी इस वीकेंड में हो रहा है मिस हैती। अच्छा, मिस हैती। बोला इधर कल किडनैपिंग चल रहा था मेरा,
बिजली नहीं है तो जनरेटर से चल रहा है और तू लोग मिसाइती कर रहा है। फिर मैं गया, लोग शैंपेन उड़ा रहे, पार्टी हो रहा है, सब ड्रेस्ड अप है। तो क्लब था वो, क्या था? वो क्लब मतलब यॉट क्लब होता है ना जैसे फैंसी, वहाँ तो पे गया वहाँ था। लाइट थी? हाँ जनरेटर चल रहा था। जनरेटर हर जगह, हाँ जनरेटर चल रहा हर है। जगह जनरेटर। हाँ मतलब बिजली का फुल सप्लाई नहीं है। तो बढ़िया मैंने भाई पार्टी रोड दी, प्लास्टिक की है रोड प्लास्टिक की है। तो साली बिजली। दूसरा शहर भी उतना ही बुरा था? नहीं वो थोड़ा बेटर था, थोड़ा बेटर था। तो फिर ये हुआ नेक्स्ट दिन। नेक्स्ट दिन बोलता भाई आज तो फिनाले है, मतलब फिनाले ग्रैंड हाँ, फिनाले। अपना मिस हाइती का। गए आप देखने मिस आई तो थी? मेरे को लगा हाँ तू जाएगा, मेरे को पूछता है, मतलब ऑफ कोर्स जाऊंगा, ये तो देखना ही पड़ेगा कौन बनेगी मिस। तो मैं ना मेरे पास वो होता है बीच शर्ट होता है ना जो फूलों वाले, फ्लोरल बीच शर्ट, मेरे पास वही था थोड़ा स्टैंडर्ड का। तो मैं वो पहन के गया और मेरा जो होस्ट था वो फुल सूट वूट पहन के, 4 पीस पहन के, एकदम 3 पीस पहन के गया। अच्छा मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था, उसका एक बैग पकड़ के। ऑफ कोर्स वो मिस्टर रहती है, वो बॉस है वहाँ का। फिर वो सामने जाके बैठ गया लास्ट ईयर के विनर्स के साथ और जजेस के साथ। फिर मैं पीछे खड़ा था, भाई मैं तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो हाथ दिखाता भाई आ जा, आके मेरे को एकदम फ्रंट रो पे बैठा था जजेस के साथ। बोले ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे क्या बैठा है, परसों मेरा किडनैप हो रहा था, आज मैं यहाँ पे जज बन के बैठा हूँ। बोले भाई तू देख चारी ओर, तू सबसे गोरा बंदा है इधर, तो तू बन गया आज का बाय डिफॉल्ट चीफ गेस्ट। अच्छा। हाँ तू अभी बैठेगा, अभी तू इस साल का मिस्टर हैती है। तू स्टेज पे भी जाएगा, तू भाषण भी देगा। मैंने बोला भाई मेरे को नहीं आता है कुछ भाषण वाषण देना। मैंने बोला इनको अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी में कुछ भी बोल दे, ये लोग फ्रेंच में बात करते हैं। बोला चल सही है। फिर लड़का बोलता है भाई 8 लड़कियाँ है, कौन सी पसंद है बता, सेट करा दूँ, मैं तो मिस्टर हैती हूँ, सब हो जाएगा। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे को वो माइंडसेट था ही नहीं। और फिर मैं बस वाह हूँ कि भाई मिस इंडिया सुना है हम लोगों ने, मिस यूनिवर्स सुना है, पर अपने हालत तो ठीक है, वहाँ पे तो खाना नहीं है, बिजली नहीं है, मिस हैती करा रहे हैं और हर साल करा रहे हैं। और जनरेटर पे पूरा देश चल रहा है और मिस्टर मिस पूरा चल रहा है। तो एनीवे 8 फाइनलिस्ट आ गए। तो उसने कहा सेलेक्ट कर भाई करनी। तू अच्छा मैंने सिलेक्ट तो नहीं कर सकता, अच्छा ये बता तेरे को कौन लगता है कि विनर कौन होगी। तो एक थी जो मेरे को 100% बता था कि ये तो आउट होगी। मेरे को ये कैसे आ गई यहाँ पे। मैंने बोला भाई विनर का तो पता नहीं है पर ये नहीं होने वाली। हाँ। अच्छा बेट लगाएगा। मैंने बोला भाई बेट लगा ले, $100 का लगा ले, कुछ भी लगा ले, ये तो नहीं हो सकती। वही हो गई। मैं इसीलिए ट्रिप जा रहा हूँ तब से। एलिमिनेट हो रहे, वो एलिमिनेट नहीं हो रही है, ये फाइनल पे पहुंच गए। चल फाइनल भी पहुंच गए पर ये जीत तो नहीं सकती। ये तो बिल्कुल नहीं ये है नहीं भाई। मतलब फाइनल सब पैसे दिए होंगे तभी फाइनल मतलब टॉप 3 में आई है, पर जीताएंगे तो नहीं। जीत गई। मेरे को लास्ट में बुलाया विनर के साथ फोटो लेने के लिए, मैं नहीं आ रहा वाला। मैं लिया नहीं, मैं स्पीच के टाइम गया था, स्पीच दे के आ गया। क्या बोला आपने? हाँ? बोला क्या आपने? उन्हें बोला अभी there's someone from all the way from India who came to see Miss हैती। मैं ऐसे बोला कि मैं मिस हैती का फंक्शन अटेंड करने गया था हैती। अच्छा। मतलब जो होस्ट थी बुलाई, मैं गया। हाँ हैती मैं आया हूँ। न्यूज में तो सब गंदा गंदा दिखाते हैं पर सारे कितने सुंदर है, वाह हैती कितना सुंदर है, और सब चिल्लाने लगे ये ब्यूटीफुल। फिर मैं माइक पकड़ा के आ गया। भाई आपने जिसको मना किया था जो बन गई थी, आपने उसमें क्या देखा जो आप कह रहे थे तो भाई ये तो बाहर हो जाएगी, क्या था ऐसा, क्या अलग था उसमें सबसे? काफी ज्यादा लंबी थी अच्छा। और मर्दांगी फेस था। अच्छा। और बाल वाल तो उनके होते, विग लगा रखी थी? नहीं किसी के बाल नहीं थे, मतलब सब विग पहनते हैं जो जितने भी फाइनलिस्ट थे, सब गंजी गंजे तो वो सारे ही हैं। पर सब कोई अलग अलग विग पहने हुए थे, कोई कर्ली थे, कोई स्ट्रेट था, कुछ अलग था। ये व्लॉग करा आपने? हाँ इसका ब्लॉग मतलब शो का थोड़ा ब्लॉग किया है। आपकी स्पीच है भाई ब्लॉग में, वो स्पीच डाल। नहीं स्पीच नहीं है। बट मैं जिससे मैं मिलता हूँ ना वो फोटो दिखाता हूँ कि भाई इस पे चूज कर। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कौन सबसे ज्यादा अगली है, पर मतलब किसको पहले एलिमिनेट करेगा। सब उसे उसे मुझे ही करते हैं। एलिमिनेट करते हैं और हमें भी दिखाना अभी इसके दिखाना बाद। बाद में दिखाता हूँ। पक्का पैसे दिए पता नहीं क्या दिया है। भाई वैसे तो बहुत सारी बातें हो गई पर जाते जाते मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि सिंस आपने इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करें
थोड़े डरावने भी थे बट फन थे। हाँ कभी ऐसा हुआ है कि बीइंग एन इंडियन आपका दिल दुख गया हो, कि बुरा लगा, बुरा फील कराया हो, या कभी ऐसा लगा हो यार बिल्कुल ही हेल्पलेस, लाचार, रोना निकल गया हो पराए देश में कि यार ये क्या हो गया? ऐसा कभी मोमेंट आया या रेसिज्म इतना ज़्यादा हुआ हो कि आपको बुरा लगा हो? हाँ, पहले पहले हुआ था एक बार, मेरे को बॉस्निया में हुआ था। बॉस्निया में लोग काफ़ी रेसिस्ट है, हालांकि वो सफ़ेद नहीं है, हमारे से ब्राउनिश ही है, बट अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। तो उधर ना एक ब्रिज होता है बहुत फेमस मॉस्टार में, आप रेड बुल में कोई वीडियो में देखे होंगे, लोग जंप करते हैं। तो मैं गया उधर, और उधर जो लोकल बंदा था सबसे पैसे ले रहे थे कि जम देखना है तो डोनेशन दो। उधर एक सफ़ेद अंग्रेज़ बंदा खड़ा था, बोलता है वाह कितना बढ़िया जंप है, इसके लिए तो मैं $100 देने के लिए राजी हूँ। उनका ही बंदा होता है, हाँ थोड़ा पुश कर देता है सबको, इतना इतना लाइफ रिस्क कर रहा है। तो उधर मैं क्यूरियस था, मैं गोप्रो लेके गया, भाई ये क्या होता है, थोड़ा हिस्ट्री बताओ क्या है। तो उसने समझा ये अब पैसे दे। पैसे क्यों देना, आप तो खुद से कर रहे हो, पैसे नहीं दे रहा तो देख नहीं सकता। मैंने बोला ये कैसी बात है, पब्लिक स्पेस है, आप नाचोगे तो मैं तो देखूंगा, ऐसी कौन सी बात हो गई। फिर मैं साइड में आ गया, थोड़ा गैप कर लिया। फिर मेरे साथ 2-3 यूरोपियंस लड़कियां भी थी, तो वो पैसे कलेक्ट करने आए, तो बहुत जने नहीं दिए, ज़्यादातर केसों में 40% 60% लोग नहीं देते। तो बोलते यू इंडियन, यू डिडंट पे, यू आर नॉट अलाउड टू वॉच। और तब तक एक बंदा रेडी हो गया था जंप करने के लिए, तो वो मेरे को छोड़ के फटाफट पैसे कलेक्ट करने गया। पैसे कलेक्ट किया, बंदे ने जंप किया, फिर वो मेरे पास वापस आया, डिलीट कर, अभी वीडियो डिलीट कर, तूने पैसे नहीं दिए, तेरे को देख तो लिया पर तेरा वीडियो डिलीट कर। मैंने बोला ऐसे कैसे, और बस तू बोलता तो फिर भी ठीक रहता कि तू पैसे दे, बार बार इंडियन इंडियन बोल रहा था, तो मेरे को जमा नहीं, मेरे को गुस्सा आया, पर मैंने उसके सामने डिलीट किया। फिर मैं वापस दूसरे लोकेशन गया, वहाँ से वीडियो बनाया दूसरे जंप का, और फिर भाई माने नहीं। बहुत पैसे देके गए। हाँ सही बात है। सही बात है वीज़ा भाई, लेके और पैसे क्या देंगे, यार, हाँ। व्यूज चाहिए। तो फिर मैं वापस चला गया। पर ये बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। फिर हॉस्टल में क्या था, मेरा जनरली हॉस्टल में क्या होता है 11 बजे चेकआउट हो जाता है, हॉस्टल होटल कहीं पे भी। मेरा ट्रेन था 2 बजे का, तो आप दुनिया की किसी भी कोने में चले जाओ, 11-12 बजे चेकआउट होता है, तो आप क्या करते हो, लॉबी में बैठते हो, चिल करते हो, बैग वहीं छोड़ देते हो। बैग वही छोड़ देते हो। मैं लॉबी में बैठ के चिल कर रहा हूँ, मालिक आके बोलता है तू आज रहेगा? नहीं, मेरा तो 2 बजे की ट्रेन है, वो जो ट्रेन जाती है। बोला तू नहीं रहेगा तो तेरे को निकलना पड़ेगा, ये यूरोप है, ये तेरा इंडिया नहीं है, यहाँ पे रूल्स है। फिर मैंने बोला हाँ भाई रूल्स है, ठीक है, मतलब पर मेरा तो अभी 1 घंटे बाद ही, नहीं तो अभी निकल, मतलब लिटरली लात मार के निकाल रहा है, या तो तू आज के पैसे दे या तो निकल। फिर मैंने बोला वो लड़की भी है, उसका भी सेम ट्रेन है, दूसरी ट्रैवलर थी बैकपैकर, उसको मैं बाद में देखता हूँ, पहले तू निकल, फटाफट निकल, या फिर आज के पैसे दे। तो भाई मैं निकला, और मैं तब छोटा था, तब मैं 21 साल का था। मैं तो रोते रोते ट्रेन स्टेशन गया, बहुत मतलब बहुत ख़राब फीलिंग हुई, पर क्या कर सकते हैं, कुछ लोग हैं। बट 127 कंट्री गया हूँ, एक आधी रेसिस्ट एक्सपीरियंस हुए इंडियंस को लेके, बाकी ओवरऑल सही है। जॉर्जिया में भी कुछ हुआ था? जॉर्जिया वाले तो आज के दिन भी मतलब इमिग्रेशन डिपोर्ट बहुत करते हैं। जॉर्जिया में मैं टैक्सी में था, और रशियन को तो आपको पता है रशियन इंडियंस के कितने फ्रेंडली होते हैं, और जॉर्जियन रशियन को भी पसंद नहीं करते उतना, पर चाटनी पड़ती है उनको, क्योंकि अगर नहीं चाटेंगे तो रशियन ले लेंगे। तो एक बार मैं टैक्सी में था जॉर्जिया में, और ड्राइवर रशियन टैक्सी में, और शेयरिंग टैक्सी था, तो बात कर रहे थे। फिर वो रशियन बंदे पता है क्या बोलते हैं मेरे को, भाई एक बात बताऊं, ये कंट्री वाले सही नहीं है। क्या हुआ पता है वो टैक्सी वाला क्या बोल रहा था, बोला क्या दिन है, साला इंडियन आके मेरे को पैसे दे के मेरे गाड़ी में बैठ के घूम रहा है, ऐसा दिन देखने से पहले बढ़ जाना सही था मेरा। ओ भाई हाँ, मतलब इतने घिन और इतना रेसिस्ट फील आता है उनको। बताओ। अभी चेंज हुआ है, टूरिज्म बढ़ा है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो अभी वो लोग जो दिल में वो दिल में रखते हैं, मुंह पे उतना बोलते नहीं है। बट जनरली बहुत ही ज़्यादा रेसिज्म मेरे को सिर्फ जॉर्जिया, बॉस्निया, थोड़ा अर्जेंटीना के कुछ पार्ट्स में, बिकॉज ऑफ बीइंग इंडियन? नो, बिकॉज ऑफ बीइंग ब्राउन, क्योंकि वहाँ पे
कुछ नाजी टाइप के लोग गए थे, बहुत सालों पहले से लोग गए थे। और मोरिटानिया में मतलब कुछ कुछ जगह में बहुत ही खराब एक्सपीरियंस मिला है। मोरिटानिया में ये कौन सी जगह है? ये तो कंट्री नाम ही डेजर्टेड, आपने सुना होगा ना, लोग ट्रेन पे जाते हैं वो आयरन जो और ट्रेन कोल में, की, हाँ आयरन वो की वाली ट्रेन। कंट्री। अच्छा। तो एक मतलब बहुत ही दुख की बात है शेयर करना, मतलब एज ए इंडियन नहीं बट एज ए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे को 2-3 रेस्टोरेंट में खाना डिनाई कर दिया, क्योंकि मैं गाय भैंस को पूजा करता हूँ। ओह। तो पहले वहाँ पे कैसा था कि नाम क्या है, फिर कंट्री नहीं पूछते, कि बोलते कि आप क्या मानते हो। मैंने बोला नहीं, मेरा तो अपना मान है। कितना प्यारा लड़का है तू, तो हेल में जलेगा। मैंने बोला क्या बात करो भाई, खाना दो मेरे को, खाना खा के जाना है, हम लोग सर्व नहीं करते। तो वहाँ पे मेरे को मतलब, ये मेन सिटी में नहीं था, थोड़े डीप एरियाज में था, मेरे को तो बहुत ही रोना आ गया भाई, खाना नहीं दे रहे। हाँ, बाकी तो ओवरऑल 99% दुनिया में एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं। बट चलो भाई, जो अच्छा है वो बहुत ही अच्छा है, और आपने मज़ेदार मिक्स ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर करे, और बहुत ही फ्रेश ये पॉडकास्ट था। हमने जितनी भी कंट्रीज़ की बात करी, पहली बार इतनी डीप में हमने ब्राज़ील के बारे में जाना, अमेज़ॉन के बारे में जाना, क्यूबा के बारे में जाना, मिस्टर हाइती, मिस हाइती जाना। मज़ा आ गया भाई। और जनता से यही कहेंगे, जिन भी कंट्रीज़ की यहाँ पर बात हुई है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं भाई के व्लॉग्स उनके चैनल पे, एक्सप्लोरर राजा इनके चैनल का नाम है। यहाँ पर गोल बटन भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। जितनी भी वीडियोस की हमने बात करी है वो आपको इनके चैनल पे मिल जाएंगी, और हमने बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होंगी, तो आप जाकर फुल व्लॉग को एंजॉय कर सकते हैं। ये इनका जो एडवेंचर है वो रुकेगा नहीं, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ताकि नए नए ट्रिप्स जहाँ पर भी ये कर रहे हैं आपको पता चलता रहे। और साथ ही साथ अगर आप हमारा चैनल बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो आप भी सब्सक्राइब कर दो। आप कुछ कहना चाहते हो भाई? एक ही मेरा स्लोगन है, स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट प्लानिंग। बहुत ड्रीम कर लिया, अभी प्लान करके निकलो, घूमो। नाउ इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि भाई जंग हो रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए, घूमो भाई। सही बात है। चलो दोस्तों, मिलेंगे हम नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय। बाय।